अस्सलाम वालेकुम। ईद एक बड़ी खुशियों का दिन और बहुत सारे लोग, पूरी कौम और अगर हम बात करें पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया की, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो खुशियाँ मना रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अहम बात, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे होते हैं। जी हाँ जनाब, ज़िम्मेदारी निभा रहे होते हैं। तो ज़िम्मेदारी किस तरह निभाते हैं, आज हम ढेर सारी गुफ्तगू करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, हर पहलू पर बात करेंगे और ईद पर भी हम बात करेंगे चूँकि आज ईद का दिन है और आज ट्रैफ़िक की बात तो होगी, लेकिन उससे ज़्यादा पर्सनल बात होगी, उनकी ज़िंदगी पर बात होगी। उन्होंने ज़िंदगी में कैसे अचीवमेंट्स पाई, क्या डेवलपमेंट्स हुई, आगे का क्या लाहेअमल है, बहुत कुछ है आज की इस वीडियो में, आज के इस प्रोग्राम में। तो शुरू से आखिर तक इसको ज़रूर देखिएगा और हमारे साथ आज मौजूद हैं जो कि किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं और वो हैं जनाब डीआईजीपी ट्रैफ़िक कराची सैयद पीर मोहम्मद शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक सर। सबसे पहले हम चाहेंगे आपका शुक्रिया अदा करना क्योंकि आज है ईद का दिन और ईद के दिन आज सबसे पहले तो ये बड़ी खुशी की बात और मेरे लिए ऑनर की बात कि ईद के दिन आप यहाँ पर मौजूद हैं और मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया, सबसे बड़ी बात ये है। और जो मैंने बात की थी अपने आगाज़ में ही प्रोग्राम के कि नज़्म व ज़ब्त के हवाले से, तो नज़्म व ज़ब्त की आला मिसाल जो है वो आज आपने ईद के दिन शिरकत करके क़ायम कर दी है। तो अब कोई अभाम नहीं है, कोई इफ़ एंड बट्स नहीं है कि इस पर कोई बात की जाए। सर, पहला सवाल हम आपसे करेंगे क्योंकि आज वक्त जो है वो थोड़ा कम है लेकिन सवालात बहुत ज़्यादा हैं। तो आज हम आपकी जो ट्रैफ़िक से जुड़े हुए तमाम मामलात हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन चूँकि आज ईद का दिन है तो पहले हम ईद के सेगमेंट से चलेंगे, उसके बाद हम ग्रेजुअली हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सर ये बताएं कि आज ईद है लेकिन आज हम ईद जो है मना रहे हैं, आप कैसे ईद मनाएंगे सर और कैसे मनाते हैं तो थोड़ा सा बताएं क्योंकि आपने ईद ज़ाहिर है माशाल्लाह जब से हम दुनिया में आए हैं बहुत सारी ईदें हुई हैं, लेकिन इतनी मसरूफ़ियत के बाद ईद मनाना कैसे मनाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? देखें, ईद जो है वो अपने प्यारों के साथ मनाई जाती है। बिल्कुल। तो मेरे दिन का स्टार्ट जो होता है वो हर पुलिस हुँ, ऑफिसर की तरह सुबह सवेरे 5:30 बजे होता है और हुँ, हमारी ड्यूटी डिप्लॉयमेंट 6 बजे हुँ, शुरू हो जाती है। और तमाम जब ईदें पढ़ ली जाती हैं तो फिर हमारी अपनी ईद होती है। हुँ, फिर हम वो ईद पढ़ते हैं, हम अपने जो बॉस हैं, आईजी हैं, उनसे ईद मिलते हैं। अभी मैं वहीं से ईद मिलकर आया हूँ। फिर जो हुँ, हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं एसएसपी लेवल तक और डीआईजी, तो वो फिर अपने ऑफिसेज़ में ईद मिला करते हैं। लोग हुँ, उनसे मिलना चाहते हैं। वो दिन होता है जब आप फ्रैंकली एक दूसरे के साथ मिल सको, चाय गपशप। तो अभी थोड़ी देर में मेरे भी ऑफिसर्स आने वाले हैं, तो उनके साथ मैं ईद मिलूँगा। बीच में टाइम मिला तो मैंने कहा आपका भी प्रोग्राम कर लेते हैं। तो यहाँ के बाद फिर मैं अपने घर जाऊँगा। आज चूँकि मेरे वालिद साहब बड़े हैं पूरी फैमिली में, अब उनकी डेथ हो गई इसी साल, तो फिर हमारे घर में जो है ना सारी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो आते हैं, लंच हमारे पास करते हैं। तो अब वो आएँगे। मेरे वालिद साहब के जो है ना डेथ के बाद ये पहली ईद होगी हमारी, तो मिक्स सी फीलिंग्स हैं आज हमारी। तो बहरहाल सारे लोग हमारे घर में आएँगे, फिर बच्चों के साथ शाम को मैं थोड़ी बहुत आउटिंग करता हूँ। और फिर जब से मैं ट्रैफ़िक पुलिस में आया हूँ, मैंने ये देखा है कि जैसे ही मगरिब से पहले का टाइम होता है, पूरे कराची से नौजवान जो हैं हुँ, मोटर बाइक्स लेकर और सी व्यू की बिल्कुल, जानिब आ जाते हैं। बिल्कुल। तो उनको भी फैसिलिटेट करना होता है, उनको जो है ना रूट्स लगाने पड़ते हैं ताकि वो भी खैर से अपने ईद के दिन को एंजॉय करें बिल्कुल और ठीक है। साथ-साथ दूसरों के लिए भी तकलीफ़ का बाइस ना बने। और फिर ये रात को 12 बजे तक, बल्कि कभी-कभी तो ये 1 सिलसिला बजे चलता तक। रहता है जी 12 हाँ, बजे जी तक हाँ, जी हाँ। और बाज़ दफ़ा तो 12 के बाद भी ये सिलसिला जारी और सारी रहता है, इवन ये कि फ़जर तक, ताकि हाँ, शायद वो लोग बिल्कुल। समझ रहे होते हैं क्योंकि फ़ौरी रमज़ान के अशरे से बाहर आए हुए होते हैं। तो एक माइंड में एक चीज़ होती है कि जनाब जी हाँ, अभी जी तो हाँ। रमज़ान है, नहीं, बच्चे तो एन्जॉय करते हैं। एन्जॉय करते हैं, हम उनको बिल्कुल। फिर ऐसे रूट्स बनाकर देते हैं कि कभी यानी कि ग्रिड लॉक ना हो, वन वे की हाँ, वायलेशन ना बिल्कुल हो, ठीक है। ताकि वो भी चलते रहें, एन्जॉय करते रहें, लोगों को तकलीफ़ भी ना हो। एक बात जो कि ज़ाहिर है ईद का मौका है और आपने अपनी गुफ्तगू में एक बात कही कि वालिद साहब के बाद आज पहली जी ईद है हाँ, और जी यकीनन हाँ। मैं ये इस सवाल में आपसे करता भी, लेकिन आपने खुद ही इसका तज़किरा कर दिया। थोड़ा सा वालिद साहब के हवाले से बताएं कि ज़ाहिर है बहुत सारी ईदें आपने अपने वालिद साहब के साथ बनाई, इस बार नहीं है, जाना सबको है, मुझे भी, आपको भी, हमारे वालिदैन को भी, लेकिन जो बाप जो साया प्रोवाइड करता है हुँ। अपनी औलाद के लिए, ख़्वाह वो कोई भी हो, अच्छा हो, बड़ा हो, बुरा हो,
वालिदैन अपने बच्चों के लिए जो काम करते हैं हमेशा साया फराहम करते हैं, और बाप एक सायादार दरख्त होता है जो हर तपती धूप में भी अपने बच्चों को वो धूप नहीं लगने देता, काबिल बनाते हैं, पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं। सर क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो आज जिनके वालिदैन नहीं हैं और आज वो पहली ईद वो भी मना रहे हैं, तो उनको क्या आप सपोर्ट करेंगे? क्या उनके लिए मोटिवेशन के वो अल्फ़ाज़ कहेंगे कि वो किस तरह अपने आप को मज़बूत रखें? देखें, मैं समझता हूँ जो भी मैं आज हूँ उसमें बहुत ही बड़ा हिस्सा मेरे वालिद साहब का है। उन्होंने उँगली पकड़ कर चलना सिखाया, उन्होंने ईदें कैसे मनाई जाती हैं वो सिखाया। हम ईदगाहों पे पैदल जाया करते थे, एक रास्ते से जाते थे, दूसरे रास्ते से आते थे, विर्द किया करते थे, एक-एक चीज़ वो खुद समझाते थे हमें। तो और आज मैं अपने बच्चों को सिखा रहा होता हूँ, तो ऐसे ज़िंदगी का पहिया है जो चलता रहता है। वालिदैन का बहुत बड़ा साया होता है जो कि बच्चों के ऊपर होता है। और मैं समझता हूँ जिनके वालिदैन हयात हैं वो बेटा आप लोग सब कमा लो जितना कमा सकते हो, क्योंकि इस यही कमाई आपके काम आएगी जब एक ना एक दिन तो हर एक ने जाना ही है। फिर ये ख़लिश ना रहे आपके दिल में कि काश मैं अपने वालिदैन की खिदमत कर लेता। तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर दोज़ हू हैव देयर पेरेंट्स अलाइव, टू लुक आफ्टर देम, टू केयर फॉर देम, टू लव देम, टू रिस्पेक्ट देम। और वहीं से आपकी दुआओं का दरवाज़ा खुलता है। और अगर जिनके वालिदैन नहीं हैं या वालिद या वालिदा नहीं हैं, तो आप इस ईद पर ज़रूर उनके कब्र पे जाएँ, उनके लिए फ़ातिहा ख़्वानी करें। और मैं भी स्पेशली कल छुट्टी ली है मैंने, मैं गाँव जाऊँगा और वहाँ पर हमने ख़त्म कुरान रखा है, उसके बाद दुआ करेंगे। लोगों को खाना खिलाएँगे जो यानी कि उनके सदक़े खाएँगे। तो बहरहाल इस तरह से आप अपने घर को जोड़ के रखें कि जो आपके पेरेंट में से अलाइव है उनकी रिस्पेक्ट करें। और ईद तो है ही मतलब अपनी खुशियों को बांटने का नाम है, तो खुशियाँ बांटें। जो हैव नॉट्स हैं, जिनके पास उतनी ताकत नहीं है, उनके वसाइल नहीं है, तो उनका ख्याल रखें। असल ईद तब है। बिल्कुल, ऐसा ही है। और यकीनन सैयद पीर मोहम्मद शाह साहब ने जो बातें बताई हैं, वालिदैन का साया जितनी बड़ी चीज़ है, शायद आप उसको कभी भी किसी तराजू में आप तोल नहीं सकते, और वालिदैन का किया कभी भी आप बेहतर तरीके से जो है उसको समझने के लिए बड़ा वक़्त चाहिए होता है। बहरहाल हम थोड़ा-सा बाहर आएँगे, माहौल थोड़ा-सा ज़ाहिर है सेंटी था, वालिद साहब का ज़िक्र, वालिदैन का ज़िक्र जहाँ आ जाए, और वालिदैन क्या होते हैं ये हम दोनों समझ सकते हैं, ख़ैर शाह साहब भी और मैं भी, करंट पोजीशन है हमारे घरों की भी। लेकिन बहरहाल जनाब, सर ये बताएँ, आपके बचपन की ईद कैसी होती थी, और सबसे खूबसूरत कोई याद, उसका तज़किरा बड़ा ज़रूरी है वैसे इस मौके पर। देखिए, ईद तो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त हुआ करती थी। हुँ, और हम गाँव जाया करते थे। पहले ईद हम हुँ, सक्खर में पढ़ते थे। हुँ, और जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी दूर थी ईदगाह, और सक्खर की मेन ईदगाह जो है वो पूरे शहर से लोग आते हैं वहाँ पर। तो हम पैदल जाया करते थे तकरीबन 2 से ढाई किलोमीटर। सुबह सवेरे निकलते थे, हाथ में जो है ना वो जान-नमाज़ होती थी सबके, टोपी पहनी हुई, बिल्कुल, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा तकबीर इल्लल्लाह पढ़ते हुए। पढ़ते हुए जाते थे। फिर वापसी दूसरे रास्ते से आते थे, तो फिर घर आते थे जैसे ही तो हमें जो है ना मीठी ईद हो तो फिर सेवइयाँ मिलती थीं, बिल्कुल, और अम्मी इंतज़ार करती होती थीं। फिर एकदम से हमें जो है ना नोटों की बारिशें होती थी, 10-10 ज़ाहिर है, के नोट ज़ाहिर। मिलते थे। और फिर हम हुँ, इतना खुश होते थे, पूरा-पूरा महीना जो है ना उन पैसों को हम यूज़ करते थे। हुँ, और फिर जो है ना शाम को गाँव जाते थे। फिर गाँव में बहुत मज़ा, फिर उधर बाज़ार में जाना और बच्चों के साथ खेलना। और फिर अगले दिन फिर कब्रिस्तान जाना। और इस तरह से ना हमारी ईद जो बड़ी लाइवली हुआ करती थी। मुझे याद है मेरे कज़िन्स होते थे इतने, हम खेला करते थे शाम को, एक टाँग पर पकड़ना होता था एक दूसरे को, एक लाइन के अंदर रहकर। तो वो सारी जो है ना यादें अभी भी मेरे ज़हन में इसी तरह नक्श हैं जैसे कि कल की बात हो। और बिल्कुल। मैं लाडला होता था अब्बू का, क्या क्योंकि बात है! मैं बड़ा था अपने क्या बात है! भाइयों में। ऑल्दो मेरी एक बड़ी बहन भी हैं, तो लेकिन अब्बू जो है ना मेरी बात को टालते नहीं थे। तो लोग फिर मुझे आगे कर देते थे कि भाई हाँ, ये कहो, ये करो। वो अब्बू सख्त होते थे सिफ़ारिशें बहुत। हाँ, सिफ़ारिशें। हमारे ना बहुत ही माहौल जो ना खुशी भी और सख्ती भी होती थी कि हुँ, भाई फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रात को हम जल्दी सो जाया करते थे, सुबह सवेरे सबने उठना होता था बिल्कुल, 5 साढ़े बिल्कुल, 5। बिल्कुल। तो वो फिर उस दिन जो है ना हमें रियायत चाहिए मिल होती जाती थी थी। कि भाई रात को जो है ना 10 बजे तक हाँ, हम जाग लें।
तो ये बहुत बड़ी बात होती थी कि तो अम्मी 10 बजे सपोर्ट तक। करती थी ऐसे मौके हाँ, पे अम्मी तो सपोर्ट करती थी। कि भाई हमारे तो बच्चे को कुछ नहीं बोलना, डांटना नहीं भाई, कल ईद है, हाँ, बिल्कुल, ऐसे ही है। अम्मी की सपोर्ट फुल होती थी हमें। हाँ, तो बहरहाल अब्बू काफ़ी टफ़ होते थे हमारे। तो बहरहाल बहुत मज़ा आता था। फिर हम जो है ना हमारी औताक है, वहाँ बैठते थे। फिर गाँव के सारे लोग आते थे और वहाँ पर सब मिलते थे और मतलब पता लगता था कि भाई आज बहुत ही डिफरेंट डे है। बिल्कुल। सैकड़ों लोगों से मिलना और फिर वहीं पे फुटबॉल खेलना। तो बहुत कुछ जो है ना ईद के दिनों की यादें हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक थोड़ा-सा ज़ाहिर है ज़िक्र बचपन का हो रहा है, खुशी का मौका है, यादें हम ताज़ा कर रहे हैं। झूला झूलने का शौक होता है? क्योंकि जब इंसान छोटा होता हाँ। है तो झूले में बड़ा बैठते थे। जी हाँ, जी हाँ, बहुत हमारे घर में वो पींघा कहते हैं उसको सिंधी हुँ, में, हुँ, कलरफुल होता है, जंटरी का काम होता है उसके सही। ऊपर, वो हुआ करता था। और एक दफ़ा तो ईद के दिन जो है ना मुझे बहुत शदीद चोट लग गई थी। हम छुपन-छुपाई खेल रहे थे तो हुँ, मैं काफ़ी एथलेटिक होता था। तो मैं जो है ना बहुत ही ऊँचा हमारा कबर्ड था हुँ, कपड़ों का, हुँ, उसके ऊपर जाके छुप के बैठ गया। ऊपर एक होती थी अपना सूटकेस, ठीक है। तो वो सूटकेस के साथ मैं बैठ गया। अब किसी को मैं नज़र ही ना आऊँ, ढूँढ-ढूँढ के थक गए क्या और बात वो है! इतना ऊँचा था कि किसी का ख़्याल नहीं जाता था। क्या तो बात है! जब मुझे उन्होंने देख लिया तो हाँ, मैंने खुशी में जंप लगाई, तो मुझे सर लगा जाके कोने में, तो इतनी ब्लीडिंग हुई और ओहो! पूरे कपड़े लाल हो गए। सारे घर में जो है ना परेशानी मच गई, वो डॉक्टर भी नहीं था। फिर हुँ, हल्दी से जो है ना मुझे याद है कि उन्होंने मेरा सिकाई की इलाज होगी और किया। जी बिल्कुल हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बहरहाल दीज़ आर लाइक द सो फन रिमेम्बरेबल ऑफ अनफॉरगेटेबल बायगॉन मोमेंट्स डेज़। जी, जी, जी। गोल्डन डेज़ जैसे यू कैन से दैट। यस, 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 नो डाउट दैट अबाउट इट। वाज़ वेरी गोल्डन डेज़ और इस बिल्कुल गलत नहीं होगा और आज मेरे ख़्याल में ईद की जो खुशियाँ हैं सैयद पीर मोहम्मद शाह साहब इस वक्त आपको यकीनन वो पीर मोहम्मद शाह नहीं लग रहे होंगे क्योंकि आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो उनकी ईद के हवाले से कर रहे हैं, उनकी खुशियों के हवाले से कर रहे हैं। आज हम थोड़ा सा पर्सनल होकर बात कर रहे हैं और आई थिंक इतना ज़्यादा पर्सनल कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं हुआ होगा अब तक और लेकिन आज एक चीज़ और भी मैं करने जा रहा हूँ। एक जगह ज़िक्र तो हो चुका है लेकिन मैं भी अपने इस प्रोग्राम में ज़िक्र करूँगा कि सैयद पीर मोहम्मद शाह साहब को तो आप लोग जानते हैं डीआईजी ट्रैफ़िक कराची के हवाले से। लेकिन क्या आप जानते हैं जनाब मिस्टर खुर्रम के हवाले से? सर ये क्या स्टोरी है? ये बताएँ। एक्चुअली हमारे फैमिली में ना बड़ों के नाम रखे जाते हैं। ठीक है, जैसे मेरा नाम मेरे परदादा के नाम पर है, ठीक मेरे भाई का मेरे दादा के नाम पर ठीक है। है। तो फिर उनके नाम घर में लेना ना बड़ा थोड़ा-सा वो मायूब समझा जाता था ओके फाइन, कि मुझे घर में ही मेरे ही परदादा के नाम से पुकारा बुला जा रहे रहा हैं। है। तो फिर वो क्या था कि हर एक का ना एक अलग नाम था। ठीक है, तो मेरा नाम जो है ना मेरी खाला ने रखा खुर्रम क्या बात है! और मेरे भाई जो दुर मोहम्मद शाह हैं उनका नाम खुरसंद रखा। ठीक है, इसी तरह जो मेरा तीसरा भाई था उस उन दिनों में ना रमीज़ राजा का बड़ा नाम होता था, तो बड़ा हर कोई पसंद करता था उनको ना, ठीक तो है, उनका नाम रखा हमने राजा, क्या बात है! रमीज़ राजा था उसका, हालाँकि असल में उसका नाम मेरे दादा के नाम पे है। तो इसी तरह जो है ना फिर चौथा भाई है उसका नाम जुनैद, जुन्नी। तो सही, हमारे सबके नाम अलग-अलग हैं। मेन बड़े नाम जो है ना वो घर में कोई भी नहीं लेता सही, एहतरामन। तो एहतरामन, बाकी दोस्त बिल्कुल यार ठीक है। तो ज़ाहिर-सी बात है असल नाम से ही ज़ाहिर जानते है हैं। वो तो कहेंगे तो ना, इस तरह से ना हमारे सबके जो है ना वो 2-2 नाम है, बल्कि पूरी फ़ैमिली में ऐसे ही है। पूरी फैमिली में ऐसा ही है। तो बस फिर इस वजह से। और बिल्कुल ऐसा ही है और होना भी चाहिए और सबके निकनेम हैं, मेरे भी निकनेम हैं, इस तरह औरों के भी हैं और पीर मोहम्मद शाह साहब का भी निकनेम है और आज वो वाज़ेह हो गया तो आप बहरहाल जनाब और यकीनन बहुत सारे लोग आज जानेंगे कि जो है खुर्रम के नाम से भी जाने पहचाने जाते हैं लेकिन घर में पहचाने जाते हैं, बाहर नहीं, बाहर सैयद पीर मोहम्मद शाह साहब हैं। सर ये बताइएगा, ड्यूटी की वजह से कितनी ऐसी ईदें हैं जो आपकी फैमिली के बगैर गुज़री? देखें इस तरह की ईदें तो काफ़ी आईं शुरू में जब मैं एएसपी था, हुँ, पर टफ़ डेज़ होते थे, घंटों के हिसाब से छुट्टियाँ मिलती हुँ, थीं। फिर जैसे ही मैं एसएसपी बना ना तो मेरी फ़ैमिली ने मेरे साथ रहना शुरू कर दिया। मेरे अम्मी-अब्बू मेरे साथ हो गए। मैं पंजाब से आ चुका था सिंध में, तो बस जैसे ही मैं सिंध में आया और मैं एसएसपी लगा, तो वो दिन और आज का दिन ना अम्मी-अब्बू, मैं, मेरा एक छोटा भाई था उसकी शादी हो गई अब तो। हम साथ ही रहते थे। तो वो फिर ये होता था कि ईद के दिन मैं नहीं होता था लेकिन रात को आ गया, अगले दिन मना ली। लेकिन बिल्कुल ही जो दूर होकर वो शुरू के 4-5 साल जो थे ना वो बड़े टफ़ थे, बहुत पुलिस टफ़ में थे। आने के बाद। और अभी भी जैसे आज का दिन है, अभी तक मैं घर नहीं गया।
बिल्कुल। तो आधा दिन गुज़र चुका है, अभी 12 बज बिल्कुल, मतलब बिल्कुल और क तो आपको वैसे भी ट्रैवल करना है और जी घर हाँ, भी जी हाँ। जाना है और वो तो थोड़ा ज़ाहिर है टाइम दूँगा घर को अभी शाम बिल्कुल, को जाकर। बिल्कुल, वो देना बहुत ज़रूरी है और क्योंकि कल की ज़िम्मेदारियाँ भी बड़ी हैं क्योंकि कल हाँ। बहुत सारे लोग आएँगे और जो है वो जी हाँ, आपको ही बिल्कुल। कैटर करना है, उनको एंटरटेन यस, करना है यस, यस, यस। और वो फिर सिलसिला मगरिब तक जारी रहेगा और शायद हाँ, ईद तक ही ज वो रात तक ही जारी रहे ऐसे वो। ही है, ईद बिल्कुल के ऐसे ही है। इख्तिताम तक भी जारी रह सकता हुँ, है। हुँ। अच्छा ये बताएँ कि ईद के दिन सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ को मिस करते हैं? मिस करता हूँ। ओवरऑल? मेरे ख़्याल में मैं तो हर एक चीज़ को एन्जॉय करता हूँ। हुँ, मेबी इस दफ़ा अब्बू को मिस करूँगा ऑब्वियसली। और बाकी आम तौर पर तो अ, हमारी ईद बड़ी भरपूर ईद होती है। हुँ, पहले ये होता था कि सिनेप्लेक्स होता था, न्यूप्लेक्स होता था, वहाँ हुँ, मूवीज़ अच्छी लगती थीं। तो ईद के दिन फिर हम कोशिश करते थे कि 1-2 घंटे वहाँ भी चले जाएँ। हुँ, आजकल बच्चों का शायद इंटरेस्ट कम हो गया है। हुँ। वो अपने मोबाइलों में और उसमें लगे होते हैं, आईपैड्स जी में, हाँ, बिल्कुल। टैबलेट्स में। तो वो एक चीज़ थी जो कि मैं अब मिस करता हूँ कि हाँ, मूवी देखना और इस दफ़ा देखते हैं शायद कोई मूवी देखने चले जाएँ, बिल्कुल, अगर टाइम बिल्कुल। मिलता है तो। बिल्कुल, यहाँ से जाने के बाद आप जा सकते हैं, आपके पास रात तक का टाइम है, ट्रैवल आपको कल जी करना हाँ, है, जी हाँ। तो यू कैन अवेल इट टुडे और सर बात हो रही है ईद की, ईद का मौका है, ईद का दिन है और अगर हम आपसे ये ना पूछें कि आपकी फ़ेवरेट ईद डिश है क्या? तो आज बता हुँ। दें सबको कि क्या है? मैं क्या खाते हैं शौक से? मैं बिरयानी खाता हूँ और क्या बात अम्मी है! बहुत अच्छी हमारी बिरयानी बनाती हैं। सिंधी बिरयानी, हाँ, सिंधी बिरयानी लेकिन वो वो चटपटी होती है बहुत ज़्यादा, हाँ, हाँ, मुझे बिल्कुल। भी बहुत पसंद है जी वो। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और घर के लिए बनती है मुर्गी में, मेरी बनती है मटन में। ओके, मैं मुर्गी नहीं खाता गुड, या देसी खा लेता हूँ। लेकिन जो है ना मटन मैं ज़रूर खाता हूँ। तो आज दोपहर को मैं मटन बिरयानी खाऊँगा सिंधी ठीक है। घर पे जाकर। तो आज इंशाल्लाह ताला काफ़ी अरसे से मैंने नहीं भी खाई क्योंकि रमज़ान में ना आपको इफ्तारी में ये चीज़ें एग्ज़ैक्टली, बड़ी हैवी लगती हैं। एग्ज़ैक्टली। तो इंशाल्लाह ताला आज जाके ना हाँ। बिरयानी का रोज़ा इफ्तार करूँगा। अच्छा मुझे मैं शायद ये सवाल मैं अभी करने वाला था लेकिन मैं कर लेता हूँ। तो आप इसका जवाब ज़रा सोच समझ कर दीजिएगा कि ईद पर सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो आपको किस चीज़ से मिलती है? बिरयानी तो आपने बता दी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ बता दें, सिर्फ़ नहीं, नहीं, बिरयानी तो नहीं? मैं जो मुझे जो खुशी लग मिलती है ना, हाँ, वो बच्चों को ईदी देने से मिलती है। अच्छा, क्या हाँ, बात है! तो जब वो तैयार होके आते हैं हुँ, ना, मुझे मज़ा तब आता है जब हुँ, कोई एक बेटी तैयार नहीं होती ना, हुँ, तो उसको बेचैनी होती है कि मैं जल्दी हाँ, से तैयार हो जाऊँ, हाँ, ताकि मुझे ईदी मिले। ईदी मिल जाए। तो वो जब जो तैयार होता जाता है, उसको ईदी हुँ, मिलती जाती है, हुँ, कड़क-कड़क नोट देता हूँ, हाँ, तो वो बड़े खुश होते हैं। अभी भी सही। इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही बाबा आएँगे तो ईदी मिलेगी। तो दैट इज़ द मोमेंट दैट आई रियलिश एंड एन्जॉय द मोस्ट। हाँ, ऑफ़ कोर्स, व्हाई नॉट? सर, आपने बात की ईदी की और ईदी देने में आपको बहुत खुशी होती है। माशाल्लाह से आपके बच्चे भी हैं। सबसे ज़्यादा अटैच कौन है आपसे? अ, लाडला जिसे अटैचमेंट कहते हैं, आप तो लाडले थे अपने वालिद आजकल के, आज आपका लाडला कौन है? आज ऐसे चेंज होता रहता है ये। चेंज होता रहता है क्या? आजकल जो है ना छोटे 3 जो है ना बड़े लाडले हुए हुए और हाँ, बड़ी जो 3 मेरी बेटियाँ हैं, वो माशाल्लाह अभी बड़ी हो गई हैं, मैच्योर माशाल्लाह। हो गई हैं। तो उनके साथ अलग किस्म का जो है ना वो हमारा रिलेशनशिप हो गया है। सर वो तो एक चीज़ फ़ितरी है अल्लाह की हाँ, तरफ से कि हाँ। बेटियाँ जो हैं वो बाप से ज़्यादा अटैच होती हैं जी और हाँ, जी बेटे हाँ। माँ से ज़्यादा अटैच होते हैं। यस, यस, यस। ये तो है। तो बस आजकल वो जो सबसे छोटा है ना हाँ, चुटका, हाँ, वो उसके अंदर अभी तक मासूमियत है। हाँ, वो मुझे बड़ा एन्जॉय करता हूँ मैं उसके साथ जो भी टाइम होता है। उसको मैं फैंटेसी बातें करता हूँ, वो यकीन हुँ। कर लेता है। तो वो उसमें बस गुम हो जाता है कि अच्छा ये हाँ, होगा, वो होगा। अब बड़े जो है ना वो मानते नहीं हैं, वो कहते हैं भाई तुम जो है ना वो समझदार हो गए ना, वो नहीं वो पकड़ लेते हैं, नहीं बाबा वो ऐसा नहीं है, ऐसा होगा, हाँ, आप वो तो ये कह रहे हैं। आर्ग्यूमेंट करते हैं। और वैसे जो सबसे छोटा होता है वो वैसे भी लाडला ही होता है, ख़ाँ बहुत वो वो बेटी है हो भी या बड़ा बेटा हो। तेज़। उन तो सब का जो है ना वो क्या हुँ, कहते हैं कि एक वो क्या कह रहे हैं कि मुरब्बा है सबका। सबका, सब खेलते हैं, सब तफ़रीह करते हैं उनसे हाँ। और ये होना भी चाहिए, ये घर में ना ये सबकी जान होते हैं बेसिकली, वो सबकी नहीं, जान मुरब्बा होगा। मतलब सबकी क्वालिटीज़ एक बच्चे में आ गई हैं। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। वो उसमें वो बहुत ही ज़्यादा शरारती, लविंग, केयरिंग और बस हर चीज़ उसके अंदर है। अच्छा कौन-सी आपके बच्चों की ऐसी आदत है जो आपके वालिद साहब से मिलती हो, दादा से मिलती हो? जो मेरे अप्पू थे ना, वो बहुत ज़्यादा सोचते थे। अच्छा ओके, मेरे अंदर ना इतना नहीं है कि मैं फ्यूचर के बारे में सोचकर इतना परेशान हुँ, हो जाऊँ। सही है। अब्बू जो है ना दूर की सोचते थे, तो अक्सर जो है ना वो परेशान रहते थे कि अच्छा ये है, इसके बाद क्या होगा? तो मेरी जो बड़ी बेटी हैं, वो भी बिल्कुल मेरे अब्बू पर गई हैं। तो वो भी सोचती रहती है कि अच्छा अभी मैं ये करूँगी, यूनिवर्सिटी जाऊँगी, फिर मैंने कहा भाई कल का सोचो, हुँ, कल को ज़िंदा जी कर देखो, अभी साल बाद किसने देखा है? हाँ, तो वो नहीं, वो अब्बू की तरह सोचती है, वो कहती है नहीं बाबा ऐसे नहीं होगा, पहले हम यूँ करेंगे, फिर यूँ करेंगे। वो 3-4 साल का सोच के मुझे बताती है।
तो मैं हैरान हो जाता हूँ, देखो मेरे अंदर ये जीन्स नहीं है, मेरी अम्मी में भी ये जीन्स नहीं है, लेकिन मेरे अब्बू में, मेरी बड़ी बहन में और एक मेरे छोटे भाई में, ये हमारी फैमिली में ना ये 3 लोग थे जो बहुत ज़्यादा अब्बू से मिलते थे। अब मेरी बड़ी बेटी जो है ना वो उसको उन्हीं को फॉलो कर रही है। सही। तो ये जो है ना डिफरेंट है, अब्बू की तरह है। ठीक है, ईद का मौका है और कुछ अगर रैपिड्स फायर अगर ना हो तो प्रोग्राम में जान नहीं पड़ती है। तो इस हवाले से शाह साहब आपसे हम ज़रूर पूछेंगे वन वर्ड, और आगे भी वैसे ही सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस सेगमेंट में जो है ना जो ईद के हवाले से है वो हम पूछेंगे जनाब। मीठी ईद या बकरीद? मीठी। मीठी। सेवइयाँ या बिरयानी? सवैयाँ। ओ, ईद देना पसंद है या लेना? अब तो देना। ईद की नमाज जल्दी या लेट? लेट। लेट। फैमिली के साथ ईद या ड्यूटी वाली ईद? ड्यूटी वाली। नया लिबास या सादा? सादा। ईद पर सबसे ज़्यादा कॉल्स या मैसेजेस? मैसेजेस। पर्सनल मज़ाहिया रैपिड फायर अगर हम बात कर रहे हैं इस हवाले से थोड़ा, तो इसको थोड़ा सा आप लाइटर नोट में ही इसे लीजिएगा। सख्त ऑफिसर या नर्म इंसान? नर्म इंसान। नर्म इंसान। गुस्सा जल्दी आता है या कंट्रोल में रहता है? कंट्रोल। चाय या कॉफ़ी? चाय। सुबह जल्दी उठने वाली या लेट नाइट? नहीं, सुबह जल्दी उठता हूँ। गुड। और ड्राइव खुद करना या ड्राइवर के? ड्राइवर। मोबाइल ज़्यादा या फैमिली टाइम? मोबाइल। मोबाइल। ठीक है, बच्चों देख लेना बाबा क्या कह रहे हैं। और एक लफ्ज़ ज़िंदगी, एक लफ्ज़ में कह सकते हैं कि ज़िंदगी क्या कहेंगे आप? इम्तिहान है और ट्रस्ट है, कुछ करके जाएं दूसरों के लिए। गुड। एक लफ्ज़ में कराची? लाइवली। एक लफ्ज़ ईद? खुशियाँ। कामयाबी? रिलेटिव है, यू कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिव। रिलेटिव, किसी के लिए कुछ कामयाबी है, किसी के लिए गुर्बत में खुशी है, तो किसी के लिए अरबों में भी परेशानी है। बिल्कुल। खौफ? कंट्रोल का ज़रिया। ठीक है जनाब, और बहुत सारी चीज़ें मैंने वैसे तो पूछ ली जिनके सवालात ऐसे थे, 3 ऐसे रैपिड फायर थे जिसमें शाह साहब ने बता दिया था, लेकिन चूंकि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है तो वो पूछना मेरी मजबूरी थी। बहरहाल जनाब, और अब कुछ सवालात जो हैं वो थोड़े से हट कर हैं। अगर ईद पर छुट्टी मिल जाए तो सबसे पहले आप करेंगे क्या? ये तो बताया कि आप जा रहे हैं, लेकिन वैसे क्या करेंगे अगर वो नहीं जाना होता? अगर छुट्टी मिल जाए तो फैमिली के साथ गुजारूंगा पूरा दिन। फैमिली के साथ गुजारेंगे। ईद के दिन सबसे ज़्यादा कौन सा जुमला जो है वो आप सुनते हैं या सुनना चाहते हैं? बस ईद मुबारक, हर कोई कह रहा है ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। थकते नहीं है ना? नहीं, एंजॉय करता हूँ मैं। एंजॉय करते हैं। बड़ा अहम सवाल शाह साहब, अगर आप आम शहरी होते तो ईद कैसे मनाते? बचपन वाली ईद या आज की ईद? नहीं, मैं तो बचपन की ईद मनाऊंगा। आज की ईद तो भाई बड़ा फॉर्मल किस्म की हो गई है, सबसे मिलना है, फिर अपने आप को कैरी करना है उस तरह से। जब मैं कहीं ऐसी जगह पर होता हूँ जहाँ मुझे कोई भी नहीं पहचानता, ईद हो या ना हो, तो आई एंजॉय मोर देयर। ऐसा है, अभी आगे आने वाला था ये सवाल, लेकिन आपने पहले जो है बता ही दिया। अच्छा। बहरहाल हाँ, अभी ये मैं ज़रूर आगे करता कि सर ऐसा कभी हुआ है कि आपको पहचाना ना हो किसी ने और वो अपनी, वो कहते हैं ना कि आग लगे बस्ती में मस्त रहे अपनी मस्ती में। हाँ। अभी तो मूवी भी जो है वो आ रही है, तो आपको नहीं पहचाना किसी ने और वो बड़े नॉर्मल वे में है कि यार हमारे साथ तो ये ट्रैफिक साहब खड़े हुए थे, अरे यार ये क्या हो गया, हमें तो पता ही नहीं लगा, मैंने पहचाना ही नहीं। कभी ऐसा हुआ? मेरी बेटी का एडमिशन था तो मैं लाइन में लगकर फॉर्म ले रहा था स्कूल के, तो मेरे लिए तो नॉर्मल था, क्योंकि मैं इन चीज़ों को वो नहीं करता, ना मैं सिपाही भेजता हूँ ना मैं किसी को, तो करता रहा। लाइन बड़ी लंबी थी, आहिस्ता 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 जब मैं बिल्कुल पहुँच गया ना तो एक बंदा आया, कहता सर आप एसएसपी हैं? मैंने कहा जी। तो आप साउथ के ही एसएसपी हैं? मैं साउथ में ही था उस वक्त। हाँ साहब। कहते हाँ जी जी। मैंने कहा जी साउथ में। तो सर आप इधर कैसे जल्दी ले आए फॉर्म? मैंने कहा भाई मैं पहले नंबर पे आ गया हूँ इतनी लाइन मैंने काटी है तो ये मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, वो फिर अल्टीमेटली मेरे बच्ची के एडमिशन का सबब बना, और आई रियली इंजॉयड स्टैंडिंग इन द क्यू विद द कॉमन पीपल। और मैं जब भी एयरपोर्ट जाता हूँ ना, मैं किसी को बताता नहीं हूँ,
क्योंकि वहाँ पर बेचा आपको प्रोटोकॉल मिलता है, हम्म, क्योंकि बहरहाल आप बाहर जाते हैं वहाँ कोई प्रोटोकॉल होता नहीं, सही है। तो वाई बी एडिक्टेड टू दिस लाइक अननेचुरल काइंड ऑफ हम्म, ट्रीटमेंट। तो वहाँ पे भी जब कोई ऑफिसर मिल जाता है ना मुझे, तो मैं थोड़ा सा अनईजी हो जाता हूँ। वो प्रोटोकॉल की करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम्म, तो मुझे अक्सर मेरे प्रोटोकॉल वाले जो है ना वो कहते हैं सर आप बताते नहीं हैं। हम्म, मैंने कहा भाई बताऊंगा क्या आप करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट मेरा बचा हम्म, लेंगे, तो मैं वैसे ही आधा घंटा पहले आता हूँ, तो लेट मी हम्म, गो थ्रू द कॉमन स्ट्रीम। तो हम्म, आई डोंट लाइक द काइंड ऑफ अटेंशन दैट दे हम्म। गिव टू द ऑफिसर्स और सम वीआईपीज। आपका मिजाज ये है, आप नहीं जाते, और ज़ाहिर है डाउन टू अर्थ हैं, और एक हम अगर मैं ये जुमला कहूँ तो गलत नहीं होगा, एक दरवेश सिफ्त इंसान अगर मैं कहूँ कि ठीक है जी यार, मैं हूँ तो सो व्हाट, मैं एग्जैक्टली। कैसे जा सकता हूँ, मैं ऐसे लाइन में लग सकता हूँ, तो मैं क्यों उस चीज़ को अवेल करूँ। सर, जिस मनसब पे आप फायज हैं, आप जिस शहर के डीआईजी हैं, वीआईपी कल्चर यहाँ पे बहुत परवान चढ़ा हुआ है। हम्म। कैसे डाइजेस्ट करते हैं जब कोई कंप्लेन आती है, कोई शिकायत करता है, कहीं मीडिया में देखते हैं, आपके कहीं से कानों में बात आती है, तो हाउ कैन यू डाइजेस्ट दिस सिचुएशन हैंडल बाय कंप्लेन बाय द सिटीजन, एनी काइंड ऑफ सिटीजन हु देखिए आर ना, लिविंग हियर। एक तो हो गई हाई हैंडेडनेस, वो यस। वीआईपी कल्चर में नहीं आती, वो हमारे कल्चर में शामिल हो गई है कि हम अपने आप को फिरौन समझते हैं। तो उस पर तो मुझे ये शदीद गुस्सा भी आता है, मैं एक्शन भी फौरी लेता हूँ। दूसरा हो गया किसी को प्रोटोकॉल देना। अब देखें हमारी ब्लू बुक है, फिर हमारे कुछ रूल्स ऑफ बिजनेस एंगेजमेंट हैं, तो उसमें अगर किसी को आपने सड़क बंद करके रास्ता देना है या फास्ट ट्रैक जो है क्लियर देना है, तो उसमें तो हमें गुस्सा नहीं आता। ठीक है, हम यूज़ टू हो जाते हैं। पहले शायद जब इस जॉब पे नहीं थे तो अजीब लगता था कि यार ये क्यों हो रहा है, लोग क्यों खड़े हुए हैं। लेकिन जब आप आते हैं ऐसी पोस्ट पर, तो फिर आपको रूल्स देखने होते हैं, यू हैव टू गो बाय द रूल्स। अब उसमें आपकी पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग इट हार्डली मैटर्स। तो उस हवाले से अगर आप पूछ रहे हैं तो वो तो फिर देखें हमारी ड्यूटी का हिस्सा बन जाता है। बाकी हाई हैंडेडनेस है या किसी आम आदमी को इस तरह से डील करना कि उसको इंसान ही ना समझना, तो ये तो मैं बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मेरे पास कोई भी ऐसी कंप्लेन आती है तो आई स्ट्रेट अवे टेक एक्शन। फिर बिल्कुल वाइब्स आ जाती हैं, आपको ना पता लग जाता है कि वाकई इसके साथ ज़्यादती हुई है। मैं फिर बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़ नहीं कराता। फिर अल्टीमेटली होती तो इंक्वायरी है, लेकिन इनिशियली मैं अपना माइंड अप्लाई करके एक्शन ले लेता हूँ, और 90% केसेस में वो एक्शन सही निकलता है। 10% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सिटीज़न हमें भी पागल बना जाते हैं, गलती ठीक हमसे है। भी हो जाती है, लेकिन फिर देन देयर इज़ ऑलवेज़ लाइक रिकोर्स कर सकते हैं आप, उसको दोबारा रेक्टिफाई कर सकते हैं अपने इनिशियल डिसीजन को। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छा अज़्म भी है। और जो तजुर्बे की बुनियाद पर अगर हम शाह साहब की बात करें, तो एजुकेशन की भी बात करें, तो एक बात जो है वो रह गई है, तो मैं करता ही चलूँ यहाँ पर। बाय प्रोफेशन अगर हम बात करें, तो जो डीआईजी ट्रैफिक सैयद बीर मोहम्मद शाह साहब हैं, ये बाय प्रोफेशन तो अब पुलिस में हैं, लेकिन इनकी एक एक्सपर्टीज़ और है, और वो है जनाब इंजीनियर। सर, क्या स्टोरी, आप यू आर द इंजीनियर, जी हाँ। नहीं, इंजीनियरिंग तो कैसे मेरा बने आप? पैशन था, हम्म, और एक्चुअली तो मेरे बाबा की थी ख्वाहिश, और जब हम्म, मैंने इंजीनियरिंग में दाखिला हुआ तो मुझे बहुत मज़ा आया। हम्म, मैंने इसको बहुत ही शौक़ से किया। अल्टीमेटली मैंने पास भी किया, बड़े अच्छे टॉप भी किया था किसी एक साल में। फिर बाद में सीएसएस का रुझान आया सब दोस्तों में कि भाई एक एग्ज़ाम होता है सीएसएस का, अब्बू ने भी कहा हुआ हम्म, था। तो हमने कहा चलो कर लेते हैं, वो किया तो मैं हो गया वहाँ पे एएसपी हो गया। तो लेकिन इंजीनियरिंग में जो कुछ सीखा वो आज तक हमारे ना अनकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहा है। क्योंकि कोई भी मसला होता है तो वो इंजीनियर उसको डिफरेंट नज़र से देख रहा होता है, क्योंकि वो रूट कॉज पे जाता है। वो देखता है ये मसला दिखने में तो ऐसा है, लेकिन ये हो क्यों रहा है। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है वो एक्सीडेंट कर देती है, अब मैंने एक्शन तो उस गाड़ी के ख़िलाफ़ ले लिया, लेकिन अगर इंजीनियर होगा वो कहेगा अच्छा ये गाड़ी ने ये काम क्यों किया, हम्म, अच्छा इसका ड्राइवर सही नहीं था, अच्छा बाकी गाड़ियों के ड्राइवर कैसे हैं। फिर वो पूरे मसले के हल की तरफ जा रहा होता है। तो मेरा यही होता है कि मैं कोई भी इशू देखता हूँ तो उसके अंडरलाइंग कॉजेस पे ज़रूर अपना फोकस करता हूँ, स्टडी करता हूँ, और फिर उसको एड्रेस करता हूँ, ताकि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है ना, दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। मैं हमेशा कहता हूँ कि कैंसर का जो इलाज है वो एस्पिरिन से नहीं हो सकता, उसके लिए आपको डीप डाउन सर्जरी करनी होती है। तो बिल्कुल। यही वो चीज़ है जो इंजीनियर को डिफ्रेंशिएट करती है किसी एक आम बंदे की अप्रोच से। बिल्कुल ठीक है, इस तरह तो देखा जाए, अब आपका जो ओहदा डीआईजी ट्रैफिक, और प्रोफेशन आपका जो आपने पढ़ा,
और वो इंजीनियर, तो इंजीनियरिंग और ट्रैफिक ये दोनों साथ अगर मिल गए तो मैं समझता हूँ कि कराची में आज जितना भी बदलाव आया है, जो भी चेंजेस आई हैं, आप लोग जितना समझते हैं, मैं कहूँगा तो बात दूसरी हो जाएगी, लेकिन आप लोग, मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि आपने अगर 0.1% भी अगर आप समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, लेकिन मैं तो बड़ी लीस्ट बात कर रहा हूँ, तो वो सैयद पीर मोहम्मद शाह साहब की वजह से है, क्योंकि जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो ये समझ सकते हैं, वो शायद कोई और नहीं समझ सकता, ये बात तो तयशुदा है। उसका भी फिर इंजीनियर होना बहुत ज़रूरी है, तब वो टेक्निकलिटीज़ को समझेंगे, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह की तरफ से ये गॉड गिफ्टिंग है कि पीर मोहम्मद शाह साहब जो हैं हमारे साथ शहर के साथ बल्कि मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और जो टेक्निकलिटीज़ को पीर मोहम्मद शाह साहब समझते हैं, वो एक ज़ाहिर है एक्सपर्टीज़ तो सबकी है, लेकिन वो समझ नहीं पाते। सर थोड़े से कड़वी बातें करने जा रहा हूँ आपसे। सर आप पर ढेर सारे इल्ज़ामात लगे, मैं नाम नहीं लूँगा, एक शख्सियत जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जो है वो आपके नाम की माला जप ली है, और शाह साहब ऐसे थे, पीर मोहम्मद शाह साहब वैसे थे। जब अभी कुछ अर्से पहले जब आप इस ओहदे पर फाइज नहीं थे, तो उस दौरान ये सारी गुफ्तगू, ये सारे मामलात हुए, इवन ये कि बाहर फिर उन्होंने अल्टीमेटली लास्ट टाइम आई थिंक आपकी तरफ से फिर नोटिस गया उनको, और बाय लॉ आई थिंक वो ही लिव्स इन लंदन आई थिंक। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहरहाल ज़ाहिर है आपको पता है आपके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बातें की हैं। क्या सिलसिला था सर, क्यों हुआ, लोगों में अभाम रहा, क्या वजह थी? तो थोड़ा सा वो आप अगर इस मौके पे बता दें तो अच्छी बात होगी। देखें, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ना कोई ख़बर की तस्दीक किए बगैर बिल्कुल इतना ऐसा है, ज़्यादा उसको बिल्कुल, किया जाता है हाइप दे एको, देते हैं। कि वो फिर लोगों को पता नहीं चलता कि सच क्या है, झूठ हुँ, क्या है। हुँ, और फिर हम चूँकि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, हुँ, हम मीडिया पे उस तरह से आकर अपने आप को क्लियर नहीं कर नहीं कर सकते सकते, कि जब तक हमारी हायर अथॉरिटीज़ जो हैं, वो इजाज़त इसको ना दें। डीप डाउन जाकर वो एक गलतफ़हमी की बुनियाद पर सारी चीज़ें हुईं, हुँ, और वो गलतफ़हमी ख़त्म हो गई और मैं फिर वापस आ गया। इस दौरान कुछ लोगों ने हुँ, इसको एक हवा बनाया बिल्कुल। और इसको हाइप दी, हुँ, नेगेटिवली उसको जो है ना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। हुँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो सच होता है ना, उसके तो अपने पाँव होते हैं ना, जो झूठ होता है उसके पाँव नहीं होते। तो हम एग्ज़ैक्टली। अपने पाँव पे खड़े हुए और हुँ, वापस आ गए। गवर्नमेंट ने मुझे वापस हुँ, एज़ डीआईजी ट्रैफ़िक इस पोस्ट पर भेज दिया, हुँ, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने फैमिली का, ख़ास तौर पे फिर अल्लाह ताला ने जिस तरह से दुआओं के नतीजे में हुँ, मेरी मदद हुई, हुँ, तो मैं आई एम बैक और मैं उसी तरह परफ़ॉर्म कर रहा हूँ। आपने देखा होगा मेरे अंदर कोई चेंज नहीं है। एग्ज़ैक्टली। मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ मैं करूँ। मेरा हर दिन यही सोच के गुज़रता है कि हाउ कैन आई एक्चुअली सर्व द कम्युनिटी, सिटीज़न्स ऑफ कराची। क्या कर सकते हैं हम? कितना भी हुँ, अरसा हो, हुँ, उसमें हमने कुछ ना कुछ करना है। हुँ, बाकी जो लोग हैं जिन्होंने यानी कि ज़्यादती की मेरे साथ, हुँ, उनके साथ कुछ दोस्त तो मेरे पास खुद ही आ गए थे, तो वी आर बैक टू नॉर्मल। कुछ दोस्त हैं जो नादान हैं, हुँ, जो समझते हैं कि गलत बोलकर हुँ, वो उसको सच साबित कर हुँ, देंगे, हुँ, झूठ को झूठ हुँ, दर झूठ कहकर। हुँ, तो वो फिर हमने आगे सर्विसेज हायर की हैं अपने लॉ ऑफिसर्स की। बिल्कुल। तो वो कोर्ट में होगा, जो भी होगा उसको हुँ, देख लेंगे। तो फ़िलहाल तो आई एम बैक, हुँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में या मेरे ज़हन में जो भी हुँ, जुनून है हुँ, कि इस पूरे कारवां को मैंने लेकर चलना है, हुँ, वो मैं कर रहा हूँ। और हुँ, जितने दिन भी मैं यहाँ रहूँगा, हुँ, इंशाअल्लाह ताला उस पर मैं फ़ोकस्ड रहूँगा। और फिर जब यहाँ से गया तो जहाँ जाऊँगा वहाँ पर भी इसी तरह रूट कॉज़ेज़ को एड्रेस करके हुँ। कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हर जगह लाते रहेंगे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने शाह साहब, क्योंकि वो चंद क्लिप्स, वो वीडियोज़ मेरी नज़र से तो क्या पूरी कौम ने देखा, उसमें कुछ आपकी ऐसी वीडियोज़ थी और तस्वीरें थी कि आप किसी तकरीब में हैं और आप वो पैसे निछावर कर रहे हैं, तो उसको बनाया वो मेरे गया। एक दोस्त की शादी थी ऑब्वियसली। बेसिकली। और हमारे यहाँ ना एक हुँ, रिवाज है, हम घोर कहते हैं सिंधी में, उर्दू में भी कहते होंगे। बिल्कुल। तो वो तो हुँ, कोई इशू नहीं है, हम तो कोई इश्यू नहीं है वो, सबको पता है। और हाँ, तकरीबात अगर में तो होता है ये ये। तो नहीं है कि हम सब अमेरिका में रह रहे हैं और हम समझें यार ये क्या हो रहा है। हम एग्ज़ैक्टली। तो अपने रिवाज और रस्म और जो हाँ, हाँ। जो है ना उसको देखना है ना। तो अब दोस्त की शादी है, वो खुद दूल्हा है, दूल्हे पर खुशी में हमने पैसे
निछावर करने होते निछावर हैं किए, वो किए हमने और सबने किए। और वो कोई मेरा कोई फंक्शन नहीं था, वो तो उसकी शादी थी, उसी ने खर्चा किया था। शो ये किया जा रहा था कि ये सारा मैंने किया हाँ और मैं जो हूँ ना उसमें इतना ज़्यादा वो अय्याश दिखाने की कोशिश की गई मुझे। एग्जैक्टली आपने जो जुमला जी, इस्तेमाल किया है आपको उसी तरफ ले जाने की कोशिश की गई। वो सारी वीडियोस मेरी नज़र से भी गुजरी, वो क्लिप्स मैंने भी देखे, जी हाँ, उनकी जी हाँ। खबरें भी देखी, उनका व्लॉग भी मैंने देखा। तो सर मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मैं यहाँ पर आपको कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठा, ना मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। एज अ न्यूट्रल बीइंग अ जर्नलिस्ट अगर मैं इसको एनालाइज करता हूँ तो वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई, दिल और दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एक इंसान पर्सनल लाइफ है, मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा या मैं स्टूडियो से बाहर जाऊँगा, मेरी लाइफ है, मैं अपने दोस्तों में बैठूँगा, मैं मजाक करूँगा, मैं उछलूँगा भी, बैठूँगा भी, 10 बातें भी करूँगा, चाय भी पीऊँगा, ठीक है ना। इंसान, हर आदमी इंसान है, आप भी इंसान हैं, अपनी ड्यूटी से बाहर जाता है इंसान, एक नॉर्मल लाइफ जीता है, फैमिली में रहता है। हम भी अपने शॉर्ट्स में जा रहे होते हैं, टी शर्ट में घूम रहे होते हैं। अब आप उससे एक वो इशू बना दें, अगर मैं किसी के साथ खाना खा लिया या मैं किसी रेस्टोरेंट में मैं किसी फीमेल के साथ खा रहा हूँ, वो मेरी पुरानी वाकिफ़कार भी हैं, तो उसको एक इशू बना देना कि जी इनका कोई चक्कर है इनके साथ, तो ये हमारे माशरे में एक तो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट किया हुआ है। दूसरा प्रिटेंड करना कि फलां शख्स जो है ये, तो सर वैसे एक बात बताएं, कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं उनसे आपसे आपकी? नहीं, कोई नहीं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम इतना कभी ज़्यादा मिले क्यों? भी नहीं है। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। बट आई रिस्पेक्ट हिम कि भाई ठीक है, उसका एक व्यू पॉइंट है, उसको एक आज़ादी का हक हासिल है। अगर वो कहीं पर किसी के पर्सनल उसमें नहीं आ जाता है तो हम उसको कोर्ट में देख लेंगे। सर, ये आज़ादी दैट डज़न्ट हक मैटर। पर जो है ना, इस पे हम नहीं कहेंगे कि कोई कदगन है, ये तो आप पर्सनल हो रहे हैं ना, और पर्सनल ये होकर देखें ना, किसी पर ये लगाना ये गलत है। ये आपका व्यू पॉइंट है ना, हाँ ये तो कोर्ट हाँ। डिसाइड करेगी। उसमें लेट लेट द कोर्ट डिसाइड। अब एक चीज़ हमने वैसे भी कोर्ट के हवाले कर दी है। सर अगर कोई शाह साहब कोई जर्नलिस्ट है ना, आई एम द जर्नलिस्ट, आई नो वेरी वेल व्हाट इज द एथिक्स ऑफ द जर्नलिज्म, आई नो वेरी वेल, बट दिस इज़ फॉर एवरीवन टू but I डिसाइड। think some people are not knowing about this. I think मे they बी, are मे बी। maybe not understood, है कि वो नहीं पता, उन्हें नहीं जानते हैं, वो कहते तो हैं, लक़ब तो लगाते हैं, फील्ड में उन्होंने काम किया होता है, मास्टर्स उन्होंने पढ़ा नहीं होता। मैं सबकी वो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पढ़ा हुआ नहीं है, मैथ्स कॉम नहीं किया नहीं उन्होंने, लेकिन चंद ऐसे भी हैं जिन्होंने मैथ्स कॉम नहीं किया, फील्ड में काम किया, लेकिन वो उनसे कई गुना बेहतर हैं और लगेगा ही नहीं, और मैथ्स कॉम किए हुए लोग उनसे सीख रहे होते हैं कि सर बता दें कि जर्नलिज्म में हमें सवाल कैसे करना है, ब्लू जर्नलिज्म क्या है, येलो जर्नलिज्म क्या है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्या है। मैंने भी पढ़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, पढ़ा सब कुछ है, लेकिन यूटिलाइजेशन के लिए जब मैं खुद भी कोशिश करता हूँ तो आई आई फेस सो मैनी बैरियर्स, तो मैं थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं रिकॉर्ड का हिस्सा है ये, मैं मेरी मजबूरी है, ज़ाहिर है मुझे उस तरह से अगर ग्राउंड नहीं दिया जाएगा तो मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता। मैं फ्रीडम वाला बंदा हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मुझे वो ग्राउंड नहीं मिलेगा तो बेहतर है कि मैं बैठ जाऊँ, मैं फिर नहीं खेलता उस तरह से। खैर एनीवे सर, ये वाली बात भी क्लियर हो गई, ईद का दिन है, सब कुछ है, और मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसी बात जो कि अब शुरू होने जा रही है और बड़ी तुंद व तेज़ सवालात हैं ये, और कोशिश करूँगा कि मैं भी जल्दी जल्दी से सवाल कर लूँ, और कोशिश ये कीजिएगा कि आप भी उसका शॉर्ट एंड ब्रीफ अगर कर दें। ये बेसिकली जो हमारा सेगमेंट है ट्रैफ़िक और अवामी मसाइल के हवाले से है, और उसमें बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि कराची में ट्रैफ़िक का जो सबसे बड़ा मसला है वो आपके मुताबिक है क्या? वो गाड़ियों की फ़िटनेस ना होना और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इश्यूज़ हैं, और फिर ड्राइवर्स के जो हैवी गाड़ियों के ड्राइवर्स हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग ना होना, ये मेन चीज़ें हैं। क्योंकि देखें, एक्सीडेंट्स तो हर जगह होते हैं, लेकिन अगर एक ही तरह के एक्सीडेंट रिपीट हो रहे हो ना, तो वो लम्हा फ़िक्रिया है, वही रूट कॉज़ पे आ जाती है बात कि आखिर बात क्या है। अगर आपकी गाड़ी 30 की स्पीड पे चल रही है फिर भी बंदे मार रही है, तो फिर कुछ और मसला है। वो मसला मैकेनिकल है, वो आपके ब्रेक फेल हो रहे हैं। तो अगर आप 30 पे चलाएं या 40 पे चलाएं या 50 पे चलाएं, अगर ब्रेक फेल होगा तो अगले को तो वो बिल्कुल भी नहीं बचाएगा। तो एक तो हमारी जो है ना, मैं समझता हूँ फ्लीट बहुत ही पुरानी हो चुकी है, 60s और 70s की गाड़ियाँ हैं बिल्कुल इनके। अब टैंकर देख लें हमारे, बिल्कुल। यानी कि देखने से ही खौफ आता है आपको। बेडफोर्ड आज भी चल रही है, हाँ, बेडफोर्ड ख़त्म हो गई कंपनी, पता नहीं वो किधर वो आज भी नीलाम चल हो रही है। गई, हाँ उनकी गाड़ियाँ चल रही हैं। बिल्कुल। इसी तरह 70s की दिहाई के ना ट्रेलर्स चल रहे हैं, प्राइम मूवर्स चल रहे हैं। तो देखें, इसमें आई डोंट नो कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई जो चीज़ उनको रोज़ी दे रही है उसमें वो इन्वेस्ट करें, बजाय कि वहाँ से कमा कर प्लॉट लेकर और फिर बिल्डर बन जाएं। तो भाई आप सही ट्रांसपोर्टर बन जाएं, आप अपनी गाड़ियाँ नहीं करें। तो इधर बहुत बड़ा गैप है, यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है गाड़ियों के अंदर। नई गाड़ियाँ आएँ और
फ्लीट जब नहीं आएगी ना, तो आपके एक्सीडेंट एकदम से कम होंगे। फिर हुँ, आपके जो है ना डेडिकेटेड रोड्स नहीं हुँ, है जो पोर्ट को आपको पहुँचाएँ। तो नॉर्दर्न बाईपास अगर ऑल द वे बन जाए हुँ, केवाड़ी तक, हुँ, तो आपकी वो गाड़ियाँ तो बिल्कुल अलग ग्रिड पे चली जाएँगी। रक्षा, मोटरसाइकिल, कारें, चिंचियाँ हुँ, ये नीचे आ जाएँगी। हुँ, इनके एक्सीडेंट इतने डेंजरस नहीं होते। हुँ, ऑल्दो इनके एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, लेकिन फैटेलिटी नहीं होती। एग्ज़ैक्टली। और उन बड़ी गाड़ियों के एक्सीडेंट्स कम हुँ, होते हैं, लेकिन हुँ, जब भी होते हैं, हुँ, तो जो है वह फेटल एक्सीडेंट। बिल्कुल ऐसा तो है। ये है, मेन चीज़ें तो ये हुँ, 3 हैं, यानी कि आपका यानी कि डेडिकेटेड रूट्स का ना होना, हुँ, गाड़ियों की फ़िटनेस का ना होना हुँ, और ड्राइवर्स की फ़िटनेस का ना होना। हुँ, ये 3 मेन चीज़ें होती हैं, इसी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। हुँ, यानी कि आप समझते हैं कि इसका रियल जो सॉल्यूशन है, वो यही है। इसी हाँ, तरीके से समझ लिया गाड़ियाँ जाए। नहीं हो जाएँ, ड्राइवर्स को हुँ, जो है ना प्रॉपर ट्रेनिंग हो, इधर इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए हुँ, बड़ी गाड़ियों के, एचटीवी के हुँ, और एलटीवी हुँ, के। हुँ, और आप किसी को गाड़ी चलाने ना दें जब तक हुँ, वहाँ से वो कम से कम हुँ, 30-40 घंटे की ट्रेनिंग ना करके ना कर ले। सर्टिफ़िकेट ले आए। अच्छा सर, यहाँ पर एक लोगों की जानिब से ना एक बड़ी वो जिसे कहते हैं शिकायत भी मौसूल हो रही हैं। मुझे वैसे बराह रास्त भी होती हैं, मैं प्रोग्राम करता हूँ, उसमें भी कई कॉल्स ऐसी आ जाती हैं। और वो ये है कि सर जो ड्राइविंग के लिए जो सिलसिला आपकी जानिब से शुरू किया गया है कि जी सईदाबाद में जो है हाँ, वो शुरू किया जाए, वो लोगों को काफ़ी बड़ा लॉन्ग पड़ रहा है वहाँ से। अगर किसी को जाना है सेंट्रल से, तो वो तो वैसे ही कह रहा है कि जी मैं तो आधा हो जाऊँगा। तो आप ज़िलाई सतह पर इसके लिए कोई आपने इक़दामात किए हैं कि कुछ ऐसा सेंटर हो कि इस अलग ना जाया जाए, सब लोग उस पॉइंट पर आ जाएँ ताकि सारे डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए वो करीब ही पड़े। अभी तो अब सिर्फ़ देखें, एक तरफ़ा हो गया ये। ये तो देखिए हमने एक इनिशिएटिव लिया, ओके। लेकिन जो गवर्नमेंट कर रही है वो मैं आपको बताता चलूँ कि मुस्तकबिल करीब के अंदर प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हुँ, हम कराची ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स लॉन्च कर रहे हैं, जो कि ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट जो है हुँ, वो लीड लेगा उसके अंदर। हुँ, और उसमें 3 आपके इंस्टीट्यूट्स बनेंगे। हुँ, एक मेरे ख्याल में शेरशाह में है, हुँ, और एक हमारा कोरंगी साइड पर है, एक क्लिफ्टन साइड पर है, हुँ। और चौथा फिर हमारा हो जाएगा जो आपने आपने कहा सईदाबाद वाला। जी। तो वो चूँकि दूर है, तो वहाँ के लोगों को कैटर फॉर कर लेगा। लेकिन जब ये बन जाएँगे और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर बनेंगे, हुँ, यानी कि जैसे एमिरेट्स का ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है, या इसी तरह बाकी दुनिया के बेहतरीन जो स्टेट ऑफ द हुँ, आर्ट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इतना हुँ, खर्चा नहीं होता इनमें। बेसिकली एक प्राइवेट पार्टी आएगी, हुँ, उसको जगह सरकार देगी, एग्ज़ैक्टली। और उसको बिल्ड वो खुद करेंगे। उसके ठीक है। अंदर वो सिमुलेटर्स लेकर आएँगे और वर्कशॉप्स बनाएँगे, लोगों को ना सिर्फ़ गाड़ियाँ चलाना सिखाएँगे, बल्कि उसके अंदर कोई फ़ॉल्ट आता है, तो उसको कैसे ठीक करना है, बेसिक फ़ॉल्ट उसको वो सिखाएँगे। तो मतलब चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अब ये है कि कितना टाइम लगेगा, लोगों को थोड़ा सब्र तो करना पड़ेगा। हुँ, अदरवाइज़ तो जो 60-70 साल से चल रहा है, वही चल रहा है। इसने तो कोई ना हमें बेहतरी दी है, ना कोई उम्मीद रख सकते हैं हम। हुँ, अब जो ये स्कूल्स खुलेंगे या इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे ना, उससे बेहतरी ज़रूर आएगी। हुँ, जब आपको प्रॉपर ड्राइविंग सिखाई जाएगी, फिर उसका सर्टिफ़िकेट लाज़मी करार दिया जाएगा, फिर उस सर्टिफ़िकेट की बेसिस पर आपको लाइसेंस मिलेगा, तो नेचुरली क्वालिटी ऑफ ड्राइविंग तो इम्प्रूव होनी चाहिए फिर। क्या इट विल टेक समझते हैं? सम टाइम। ठीक है, बिल्कुल, हर चीज़ में वक़्त लगता है। लोग असल में बहुत जल्दबाज़ भी हैं और चाहते हैं कि फ़ौरन रिज़ल्ट आ जाए, जी हाँ, तो जी हाँ, ऐसा इसमें है, थोड़ा-सा ये सब्र ये करना माइंड पड़ेगा। साइकी है ये। हुँ। इसको थोड़ा-सा आपको फ़ेस करना पड़ेगा लोगों की जानिब हमें तो से। अभी देखें ना, इसको स्टार्ट किए या हाँ, इनिशिएटिव को अभी हाँ, 6 महीने भी नहीं हुए, और साल हाँ, में मज़ीद भी 3 इंस्टीट्यूट्स आ जाएँगे। हुँ, तो जब ये आ जाएँगे, एक तरफ आप पाकिस्तान के बनने से लेकर अभी तक का टाइम है 70-75 साल, हुँ, और एक है अभी 1 साल का। हुँ, तो आप फ़र्क देखें ना, एक हमने पैराडाइम शिफ्ट किया है। हमने चीज़ों को बिल्कुल रूट कॉज़ पे जाके उसको हुँ, एड्रेस करना शुरू किया है। नहीं भई, इससे कुछ नहीं होगा। हुँ, 70-80 साल गुज़ार दिए, और भी 70 गुज़ार दोगे, कोई फ़र्क नहीं आएगा। कोई फ़र्क नहीं मोर ऑफ आएगा। द सेम। अब क्या हमने बात है! जब उसको बिल्कुल ही एक पैराडाइम शिफ्ट लेकर आ रहे हैं, तो हुँ, इट विल टेक सम टाइम। हुँ, इट इज़ अ डिसरप्टिव चेंज, हुँ। और डिसरप्टिव चेंज में ना फिर ये टाइम तो लगता है ना। सर, कैसे आपने ये इस इनिशिएट लिया? बड़े अरसे बाद, अगर हम बात करें 77 सालों के पाकिस्तान के बनने के बाद, तो ऐसा चेंज ये आपके दौर में ही आया, ये इनिशिएट आपने ही लिया और इस पर आज भी अमल कर रहे हैं। एक थोड़ा-सा वक़्फ़ा भी आया, उसके बाद आपने वापस रिजॉइन किया और फिर उस सिलसिले को आगे लेकर चल रहे थे, जहाँ से वो सिलसिला मुनक़ता हुआ था। लेकिन सर, मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप हैं, हमारी दुआ है कि आप एक देरपा टाइम रहें यहाँ पे। वैसे तो कोई नहीं रहता, बहुत अरसे तक रहें, ज़्यादातर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स काम हो जाए आपके लिए, ये मेरी दुआएं हैं आपके लिए, जी। क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसलिए कि वो आप काम कर रहे हैं। मैं उस चीज़ को अपनी आंखों से देख रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई भी शहरी, कोई भी पाकिस्तानी ये नहीं कहेगा कि पीर मोहम्मद शाह साहब ने काम नहीं किया।
आपने आके जो भी काम किया उस पे इनिशियली स्टेज कर अगर हम बात करें तो आपको काफ़ी तनकीद का सामना रहा। लोगों ने क्या मतलब आपके यकीनन आप उसका तज़किरा करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें नहीं करें। आपके अपनों ने भी आप पर तनकीद की, आपके दोस्त अहबाब ने भी आप पर तनकीद की, आई नो वेरी वेल। इसके साथ-साथ शहरियों ने आप पर की कि ये क्या है, हम कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये तो शुरू अजीब में कानून है, पुलिस इन्होंने हटा दी, ट्रैफ़िक जैम हो रहा है। दूसरे सर इसी पे मैं इसको मुकम्मल करूँगा कि जो कराची में ट्रैफ़िक है, क्या कराची में ट्रैफ़िक कभी लाहौर या दुबई जैसी बेहतर हो सकती है? तो कैसे? देखें 100% हो जाएगी। मैं तो ये कहता हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को, बिलीव करता हूँ इसमें कि इट्स अ मैटर ऑफ 1 ईयर। वो कैसे? वो ऐसे कि आप 3 चीज़ें ले आएँ। हुँ, एक सिग्नल प्रॉपर और डायनेमिक, जो कि गाड़ियों को गिनकर ग्रीन होता हो और ऑटोमेटिव हो सारा काम उसका। हुँ, दूसरा, सिग्नल के साथ आप जो है ना लेन मार्किंग्स ले आएँ, रोड हुँ, फर्नीचर जिसे कहते हैं, हुँ, कि भाई स्टॉप लाइन हो, ज़ीब्रा क्रॉसिंग हो, बिल्कुल, प्रॉपर तरीके से आपको पता लग रहा हो कि भाई मैंने किस लेन में कैसे खड़े होना है। एग्ज़ैक्टली, और तीसरा, आप कैमरा ले आएँ। सही। यानी कि 3 चीज़ें ले आएँ आप चौकों पर। अब हमारे पास एक जो है ना, हमने प्रपोज़ किया 164 चौक, हुँ, यानी कि चौक, जहाँ पर जो है ना हमें ये चीज़ें चाहिए। सरकार उस पे काम कर रही है। ठीक है। अगर मैं समझता हूँ ये 1 साल में लग जाएँ, हाँ, तो मैं जैसे उन जगहों पे डिफेंस में या बोट बेसिन वाला चौक देख हुँ, लें, तीन तलवार, वहाँ डिसिप्लिन क्यों आया? क्योंकि हुँ, वहाँ 3 चीज़ें हैं। अगर आप इसको इसी सक्सेस स्टोरी को रेप्लिकेट कर दें पूरे कराची में, हाँ, तो सारी कराची में फ़र्क आ जाएगा। फिर दूसरी बात, ये 3 चीज़ें तो हो गई आपके हमारी ट्रैफ़िक से रिलेटेड। फिर हुँ, आपकी है एनक्रोचमेंट। हुँ, ठीक है? एनक्रोचमेंट के ऊपर मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमें जो है ना एक डिसीज़न लेना होगा। कि भाई आज आपने सख्ती की और हफ्ते बाद दोबारा आ गए, तो दिस इज़ नो सख्ती। उसको अल्टीमेटली आपने जगह देनी है। वो गरीब है, उसका रेड़ा है, उसने अगर हम उसको उधर से उठा कर फेंक देते हैं, हुँ। तो उसका पूरा घर जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया ना, एक फैमिली डिस्टर्ब कर दी आपने। एग्ज़ैक्टली ज़राए इनकम थी वो ख़राब हो गई। हाँ, तो उसको भी आप जो है ना रेगुलेट कर दें, हुँ, जहाँ इतने हुँ, हज़ारों लोगों का कारोबार उससे मुंसलिक है, हुँ, तो गिव देम स्पेसेस। हुँ, हमें स्पेस निकालने पड़ेंगे इनके हुँ, लिए, और एक दफ़ा हमने स्पेस बना दिए ना, फिर हम इनकी कुछ कुछ नहीं सुनने वाले। फिर तो जो रोड पे आएगा तो वो सज़ा खाएगा, उसका रेड़ा भी क्रश हो जाएगा। हुँ, लेकिन इस वक़्त क्या हो रहा है कि हम उनको उठा के यहाँ से सख्ती कर देते हैं, इस रोड पे ना आओ, वो चले जाते हैं दूसरी रोड पे, वहाँ पे इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ के लोग आ जाते हैं हमारे पास कि भाई हुँ, वो उधर से हटाए, डिस्प्लेस किया, आप वो इधर आ गए। अच्छा, फिर वहाँ से निकालते हैं तो तीसरी रोड पे चले जाते हैं। बिल्कुल, लाइक दिस इज़ नो वे। यू बिल्कुल। हैव टू लाइक मेक अ प्रॉपर प्लान फॉर देम, हाँ, और फिर उनको जो है ना हाँ। वहाँ पे आपने शिफ्ट कर देना है। सर आपको क्या लगता है मैं बिल्कुल कहूँगा यहाँ पर कि मैंने आप ही की पोस्ट पर मैंने एक कमेंट किया और मुझे टू बी ऑनेस्ट बड़ा अफ़सोस हुआ कि एक साहब ने उस पर कमेंट किया है। मैंने कोई जवाब तो नहीं दिया उस पर कि बहस बराए बहस होगी, मैं खामोशी अख्तियार कर ली। सर जो काम अभी हालिया बारिश की अगर हम बात करते हैं, ट्रैफ़िक पुलिस ने बेमिसाल काम किया। जी, हर उस स्पॉट पर मौजूद ट्रैफ़िक पुलिस का एहलकार, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के वाले भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन ज़्यादातर जो नज़र आए वो ट्रैफ़िक पुलिस के एहलकार नज़र आए। काम उन्होंने किया, पानी के बहाव को बेहतर किया, ट्रैफ़िक जैम का जो सबब जो भी नो वजह डाउट। बन रही थी उसमें उन्होंने कहा आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम किया है। जो लोग यस। तनकीद करते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि बारिशों में जाके वीडियो क्लिप्स आप देख लें या सिंध पुलिस का जो पेज है अपना उस पर जाके आप विज़िट कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कुछ कहने से पहले तो इतना तो हक़ अदा करिए ट्रैफ़िक पुलिस का आप लोग। मैं तमाम देखने वालों और सुनने वालों से गुज़ारिश करूँगा सर, क्यों वो लोग काम नहीं करते? ज़िला इंतज़ामिया का ये काम था, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। उन शख्स ने कहा कि ऐसे सोच वालों की क्या बात है? उन्होंने मुझे हिट किया। अगर मैं उनके जवाब में मैं ये कहूँ कि सर जिनका काम है, जिसकी वो तनख्वाह ले रहे हैं, तो वो वहाँ मौजूद क्यों नहीं है? ट्रैफ़िक पुलिस व्हाई? ये तो इंसानी हमदर्दी में वो काम कर रही है, कर्टेसी में काम कर रही है। ये जॉब नहीं है ट्रैफ़िक पुलिस की। जिनकी जॉब है उनको वहाँ उस वक़्त होना चाहिए। क्रिटिकल सिचुएशन है। जिसे हम कहें कि नेचुरल डिज़ास्टर है, लेकिन वहाँ पर वही लोग नहीं हैं जिनको वहाँ पर परफ़ॉर्म करना चाहिए। और ट्रैफ़िक पुलिस वहाँ मौजूद है। ट्रैफ़िक पुलिस जो है वो बुरी भी बनती है, उन्हें तनक़ीद का निशाना भी बनाया जाता है, लेकिन लोग नहीं समझते।
इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मैंने देखा है कि ट्रैफ़िक पुलिस के अंदर ना ये हाँ। हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि कभी भी आप इमरजेंसी सिचुएशन है, हुँ, तो यू हैव टू परफ़ॉर्म हुँ, एवरी काइंड ऑफ रोल। बिल्कुल। यानी कि वो गटर खोलने से लेकर हुँ, और पानी बहाव बेहतर करने से लेकर, दरख्तों को रोड से हटाने से लेकर, रोडों पर हुँ, जो स्ट्रैंडेड होते हैं कम्यूटर्स, उनकी गाड़ियों को ठीक करने से लेकर हुँ, धक्का, हुँ, हर एक चीज़ वो कर रहे होते हैं। बिकॉज़ बिल्कुल दिस सही। इज़ द पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग। और जब वो हुँ, अगर वो परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो हमें उनको एप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज़ दैट इज़ ओवर एंड अबव देयर नॉर्मल ड्यूटीज़। हुँ, अच्छा, जब ये बारिशें आई पिछले 2-3 दिनों में, टॉरेंशियल थी और हुँ, बहुत ज़्यादा यानी कि थंडरस्टॉर्म था, हुँ, तो उसमें नेचुरली इदारों को आने-आने में थोड़ा टाइम लगता है। हुँ, और ये नहीं कि वो बिल्कुल नहीं थे, उन्होंने काम किया, जो हुँ, दरख्त हटे, हुँ, गुलशन से हटे, हुँ। राशिद मिन्हास पूरा जो है ना, उसमें 4-5 जगहों पे दरख्त गिरे। सर फिर मैंने तो हमारा अपने ट्रैफ़िक पुलिस के चौकस को देखा सर काम करते हुए। नहीं, वो भी थे, लेकिन देखें ना, हमारी चौकस भी तो हाँ, 2 या 3 है। हाँ, पूरे शहर में हाँ। दरख्त गिरे, तो वो हुँ, एजेंसी भी थी, केएमसी वाले हमारे साथ राब्ते में थे। हुँ, नेचुरली वो हर जगह पे उनके पास कैमरा शूटआउट्स नहीं थे कि वो हुँ, उसको उस तरह से लाइव दिखा सकते। हुँ, लेकिन हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स थे, उस पर वो चल पड़ी। हुँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ़ हम ही थे, हुँ, वो लोग भी थे। लेकिन जो है ना कि एकदम से जब बहुत ज़्यादा नुकसानात हो जाएँ और हुँ, दरख्त उखड़ कर ज़मीन और रोड्स पर गिर जाएँ, तो हुँ, टाइम तो लगता है। हुँ, गिव देम सम टाइम, मे बी ओवरनाइट वो ठीक हो जाते। लेकिन लोगों ने तो उसी वक़्त शुरू हो गए कि भई, हुँ, फिर एक दीवार गिर गई जिसके अंदर जो बिल्कुल। लोग थे बल्दिया की अगर हम बात बल्दिया के। करें, जी हाँ, 11 हाँ, अफ़राद उसमें। आई डोंट नो वो क्या हकीकत है, वो लोग तो कह रहे थे कि वो एडिक्ट थे, आई डोंट हाँ, नो। तो बहरहाल अगर वो यानी कि इतना बड़ा सान्या हो जाता है ना, तो फिर आप नेगेटिवली चलना शुरू हो जाती है मीडिया पे बात। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो एक अनफॉर्चुनेट हाँ, बड़ा इंसिडेंट हो गया था हाँ, इस वजह से भी। सही है। आप इस तनाज़ुर में मीडिया के किरदार को क्या कहेंगे? ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, मैं हादिया बारिश की बात नहीं कर रहा। मीडिया क्या अपना किरदार अदा कर रहा है या नहीं कर रहा है? देखें, जो उसे करना चाहिए। मीडिया को ना ऑब्जेक्टिवली चीज़ें देखनी चाहिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 जगहों पे रोड बंद थी और 6-7 जगहों पे खुल गई और फ़ौरी खुल गई, तो और अगर 2 जगहों पर सुबह को वो खुली हुई नहीं थी और वहाँ पर वो लोग पहुँचने ही वाले हैं, तो हुँ, बजाय ये कि आप ये दिखाएँ कि भई ये देखें किसी ने कोई काम नहीं किया हुँ, और रोडें तो बंद पड़ी हुई हैं, हुँ, तो बेहतर ये था कि भई आप ओवरऑल पिक्चर पेश करें कि हाँ, भई इतनी जगहों पर से ये काम हो गया, ये 2 जगह रह गई हैं जहाँ पर भी हुँ, वो हुँ, हमें उम्मीद है कि वो पहुँच जाएँगे। और अगर तनकीद भी करनी है तो तनाज़ुर में की जाए। बिल्कुल। लेकिन अगर आप इस तरह से एक क्लिप चला देंगे कि ये देखें जी, सुबह के 7 बज रहे हैं और रोड तो बंद पड़ी है और यहाँ तो कोई भी नहीं है। हुँ, तो अब देखने वाले को तो पता नहीं है कि ज़ाहिर है, ये पीछे 10 और रोडें भी बंद थी और वो 1-2 मशीनरी काम कर रही है, तो टाइम तो लगता है उसको बिल्कुल। उठने में। तो ख़ैर, अब ये तो पर्सपेक्टिव की बात है। कहीं पर कोई चीज़ बिकती है, कहीं पर कोई चीज़ बिकती है। तो मीडिया में जो चीज़ सेंसेशनल बनाएगी चीज़ों को, वही चीज़ फिर व्यूअर्स पसंद भी करते हैं। आजकल आपको पता है टीआरपी वो जो है ना, लाइक्स, शेयर्स और बस थम्स अप का दौर है। तो बिल्कुल उसमें एग्ज़ैक्टली अगर आपने फैक्चुअल चीज़ बताई तो आप पीछे रह जाएँगे, हाँ, सेंसेशनल हाँ, किया उसको तो हाँ, आप आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सनसनी जब तक आप नहीं फैलाएँगे, टीआरपी आएगी नहीं। सर क्या कहेंगे हेलमेट और सीट बेल्ट पर अमल दरामद मुश्किल क्यों है? देखें, सीट बेल्ट पे तो काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि ना हुँ, अमल हो रहा है, लेकिन हाँ, जो हेलमेट है ना, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। वो ये है हुँ, कि आप शारा फैसल फॉर एग्ज़ाम्पल आप उठा लें। उधर आपको ना 10 में से 7 आपको हेलमेट मिलेंगे, 3 वो नहीं पहनेंगे जिनकी नंबर प्लेट ही नहीं है। बिकॉज़ दे आर कॉन्फिडेंट कि मैं पहनूँ ना पहनूँ, मेरी गाड़ी तो पकड़ी नहीं जानी, तो वो कैमरा क्या देखेगा मुझे? सर वो तो बाई फेस नाज़रा से तो हो सकता है नहीं, मामला, वो अगर जो है ना, निकालें तो। वो एल्गोरिथम बड़ा होता है और उसमें अच्छा ठीक काफ़ी है। टाइम लगता है। और सर ये बात ना करें क्योंकि जब सबको पता लग जाएगा ना तो फिर ये मामला तो और बढ़ जाएंगे, वॉलेशंस और बढ़ जाएंगे क्योंकि शाह साहब ने प्रोग्राम में कह दिया था कि नहीं जी एल्गोरिथम बड़ा है। बहरहाल एल्गोरिथम बहुत सारे लोग नहीं जानते कि कहते हाँ। किसको है। तो बहरहाल यू कैन ये जो है कैरी। ना, ये इसका हल है, यानी कि हाँ। वो हम उस पे वर्कआउट कर रहे हैं कि जो भी बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ, मोटर बाइक्स जिनके हुँ, नंबर प्लेट्स नहीं हैं, जो कि ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ लॉ है, हुँ, तो आपको पता है उसकी सज़ा भी एफआईआर है कि आप जो है ना, गाड़ी बगैर नंबर प्लेट के कैसे चला सकते हैं? या फेक नंबर प्लेट या ऐसी नंबर प्लेट जिसको आपने मिटा दिया, कोई एक हिंसा या एक अल्फ़ाबेट। तो ऐसी गाड़ियों के खिलाफ जो है हुँ, मैंने देखा है, डंपर्स ने भी ये काम किया है, मिनी बसेस ने ये काम किया है।
मोटर बाइकर्स ने ये काम किया है, रिक्शा ड्राइवर्स ने ये काम किया है, अब तो कार वाले भी कर रहे हैं। हुँ, तो देखें ये लॉलेसनेस है, ये यू कैन नॉट लाइक डू मतलब हुडविंग द सिस्टम, उसको आपको पे करना पड़ेगा। आज अगर आप अपने आप को खुद ठीक कर लेंगे तो हुँ, आप मुश्किल से या तकलीफ से बच जाएंगे, हुँ, और अगर नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली देखें एफआईआर होगी। फिर एफआईआर का पता है आपको मतलब क्या है, यानी गाड़ी बंद हो जाती है, गाड़ी हुँ, बंद होगी, फिर आप कोर्ट से छुड़वाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगाएं, अगर आप हेलमेट पहन के नंबर प्लेट लगाते तो रुपया भी खर्च ना आता। बिल्कुल, अब अगर आपकी गाड़ी बंद हो जाती है या सीट बेल्ट के चक्कर में या बड़ी गाड़ी के चक्कर में, तो अब आपकी गाड़ी छूटते छूटते तो हज़ारों रुपए लग जाएंगे, बिल्कुल है। वकील कराने पड़ेंगे। तो बेहतर ये नहीं है कि भाई आप खुद को भी सिक्योर करो, हुँ, दूसरों को भी कंफर्टेबल करो, लॉ को फॉलो करो, बजाय ये कि भाई नंबर प्लेट ही उड़ा दो हुँ, और फिर वन व्हील करो या फ्लाउट करो लॉ को, हुँ, या ओवर स्पीड करो डंपर को, हुँ। तो फिर देन यू विल हैव टू पे। शाह साहब, एक बड़ा अफ़सोस हुआ मुझे। मैं अभी कुछ अरसे से ना प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहा हूँ, उससे मैं सड़कों पर जाता हूँ और मैं वहाँ से अवेयरनेस के हवाले से कोशिश करता हूँ कि लोगों में वो अवेयरनेस दें। तो आपका एक इनिशिएट लिया हुआ था सबसे पहले जब आपने आगाज़ किया था, तो लोग उसकी तारीफ़ बहुत करते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। दूसरी बात ये अफ़सोस उस वक़्त हुआ जब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जब ये तादाद बढ़ने लगी, तो मुझे अफ़सोस ये हुआ। मैंने तारिक रोड के सिग्नल पे एक मोटर बाइक वाले को रोका और मैंने उससे पूछा, और अच्छा स्टेडियम पे भी मैंने ये काम किया। जब पूछा तो उन्होंने कहा कि अवेयरनेस किसको है कि ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। अच्छा, वो आप ये मेरा कह वो रहे थे। क्लिप देखिएगा, आप मेरा नज़र से गुजरी भी होगी, अगर आप नहीं गुजरा तो वो देखिए। वो कह रहे हैं इसे क्या कहते हैं? मैंने कहा ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। कह रहे हैं तो अवेयरनेस कहाँ है, कानून कहाँ है इस शहर में? ये वो बंदा कह रहा ये है। तो और मैं ना मानूं वाली बात है। मैं ना माना तो मैं उस वक्त बहरहाल शॉक्ड हुआ। मैंने कहा यार ये क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा आपको किस किस्म की अवेयरनेस चाहिए, आपको नहीं पता कि आप कराची के बाशिंदे नहीं हैं, कि आपको पता है कि ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग, इसको ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं और ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पीछे माजूरों के लिए भी वो जगह है कि उससे भी पहले आप रोकें। मैंने कहा क्यों नहीं रोक रहे आप वहाँ पर? तो बहुत सारे लोगों ने तावीलें देना शुरू कर दी कि मैं जल्दी में हूँ, मैं भूल गया था। फिर मैंने कहा कि जी चालान भी है इस पर, आपको पे करना पड़ेगा। हाँ जी, गलती की कुछ तो बड़े डिसेंट जो हैं वो शहरी, हाँ जी हम तो चालान पे करेंगे। मैंने कहा आपकी जो बाइक की जो हालत है उसकी एक्चुअल अमाउंट जो है वो 15 से 20,000 रुपये के दरमियान होगी, और आप फ़ाइन पे करेंगे 10,000 रुपये का। तो मैंने कहा आप कहाँ खड़े हो गए, मुझे बताएं ना, आप ये क्यों फॉलो नहीं कर रहे, क्यों वायलेट कर रहे हैं? तो बेसिकली अवेयरनेस की अभी बहुत सारे लोगों में कमी है। वो कह रहे हैं कानून यहाँ नहीं है। मैं ख़ुद पर्सनल रिक्वेस्ट करूँगा शाह साहब, कानून में आपने जैसे कहा, मैं चाहूँगा कि अभी तमाम लोगों को ये भी बता दें, और ईद के बाद आप जो सख्त एक्शन लेने जा रहे हैं वो क्या क्या एक्शंस हैं वो भी बता दें, और मज़ीद क्या लाए हैं हमारे लिए वो भी बता दें, कि अब जो होगा ईद के बाद, रमज़ान में आपने लीनियंसी दे दी, अब ईद के बाद जो होने वाला है, लोग शायद बहुत इसको लाइट ले रहे हैं और वो भूल गए हैं कि सर पीर मोहम्मद शाह साहब इज़ बैक। एक्चुअली देखें, हमने ना सिर्फ एक ही चीज़ पे सख्ती करनी है, हम्म, और वो डंपर, टैंकर, ट्रेलर, ट्रक, इनसे लेकर हाँ, कार, रिक्शा, मोटरसाइकिल, हाँ, चिंची सब तक है। हाँ, वो है कि भाई नंबर प्लेट, यू हैव टू पुट ऑन द नंबर प्लेट्स। यू कैन नॉट ड्राइव इन दिस सिटी विदाउट नंबर प्लेट। बस सबसे पहला काम हमारा यही है। अब उनको काफ़ी जगह टाइम दिया, पूरा रमज़ान उनको दिया। मैं तो ये देख रहा हूँ ट्रेंड कि अब बढ़ता जा रहा है नंबर प्लेट हटाने वाला या नंबर प्लेट पे हिंसों को मिटाने वाला काम, या उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन ले आते हैं, मास्क पहना देते हैं या शॉपर चढ़ा देते हैं। डिस्ट्रक्शन पैदा हो जाए ताकि रिकग्नाइज हाँ, रिकग्नाइजेशन में अब प्रॉब्लम देखें हो। ये चीज़ जो है ना, हुँ, क्रैक डाउन होना है इसी के ऊपर। फिर हमारे सिस्टम ने ना काफ़ी गाड़ियाँ ब्लैक लिस्ट की हैं, तकरीबन अब 30,000 के करीब हो गई हैं, जिसमें ऐसी गाड़ियाँ हैं जिन्होंने लोगों ने ख़रीद ली हैं, अपने नाम नहीं कराई। जो आवाम कहती है कि मेरी चोरी हो गई है, उसका टिकट जाता है तो वो कहते हैं कि ये तो मेरी 3 साल पहले चोरी हुई थी, ये नंबर प्लेट कैसे चल रही है, वो। फिर ऐसी गाड़ियाँ जिनकी डुप्लीकेट हैं या फेक नंबर प्लेट्स हैं, यानी कि 4-5 कैटेगरीज़ हैं, या जो हमारे ना दहिंदा हैं, या लाइक हमने टिकट भेजा उनको और 3 महीने तक उन्होंने पे नहीं किया। तो अब जो ऐसी यानी कि 4-5 कैटेगरीज़ हो गई, इनको भी यानी कि रोका जाएगा और इनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ एक्शंस होंगे। किसी को क्लैम्प कर दिया जाएगा, चोरी की तो एफआईआर हो जाएगी, फेक नंबर प्लेट है तो एफआईआर हो जाएगी, और अगर सोल्ड बट नॉट ट्रांसफर्ड है तो एक्साइज उसको ले जाएगी। तो ये एक्शंस होंगे, आप देखें, अब खुद डिसाइड करें। ईद के बाद भी हम एक हफ़्ता पूरा देंगे आपको कि आप अपनी चीज़ों को ठीक कर लें। हम नहीं चाहते कि किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन हो, किसी को कोई तकलीफ़ हो। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि ये जो लॉ बना है इसको आप फॉलो करें।
फॉलो तब कर सकते हैं जब आप अपनी गाड़ियों के अंदर प्रॉपर साइज़ के नंबर प्लेट्स लगाएं और फिर लॉ को फॉलो करें। अगर आप फिर लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो ये कैमरे आपको टिकट भेजेंगे। अब आप ना लॉ को फॉलो करना चाहते हैं और उसी वजह से आप नंबर प्लेट भी नहीं लगा रहे, तो ये तो फिर दोहरा यानी कि मयार हो गया, मयार नहीं, दोहरा यानी कि निज़ाम। जुल्म, वो जुर्म हो गया कि दूसरों के लिए भी आप तकलीफ दे हो गए और जो गवर्नमेंट है उसके लॉ को भी फ्लाउट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो तमाम लोग अवेयर हो जाएं, क्योंकि ईद के बाद फ़कत एक हफ़्ता है आप लोगों के पास, उसके बाद नरमी नहीं होगी। और फिर सर उमूमन तौर शाह साहब एक बड़ी बात आती है सामने, मैं हाँ एक बात जो आ रही जो कि मैंने उसमें भी बड़े मज़े मज़े की बातें हो रही होती हैं सर, अगर आप उसको ज़रूर देखिएगा। मैंने उनसे कहा कि भाई चालान होगा, तो बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो गरीब लोग हैं। तो मैंने कहा यार आप गरीब हैं तो गरीब को किसने ये परमिशन दी है कि आप वॉलेशन करें? क्यों? मतलब गरीब को ये हक हासिल है कि वो वॉलेट करे, क्यों? और वायलेशन क्या है? अपनी जान खतरे में डालना, अपनी जान खतरे में इसी को डालना, वायलेशन कहते हैं। इसको वॉलेशन कहते हैं। तो ये लोगों को समझना चाहिए समझ नहीं आता। बेसिकली, ये कोई टैक्स थोड़ी है कि गरीब ने देना है। हाँ, हम कहाँ से देंगे, ये हम तो गरीब बाय आदमी हैं। चॉइस आप खुद ही एग्ज़ैक्टली। इनवाइट करते हैं तो वो आपको आ जाएगा। आपने क्यों वॉलेट किया? मैंने यही सवाल किया। मैंने कहा गुर्बत और वॉलेशन एक अलग चीज़ है। गुर्बत अलग लेकिन चीज़ है, अब वॉलेशन ये अलग ऐसे ही है चीज़ कि है। भाई वो गरीब है, इसने कत्ल किया, इसको तो माफ़ माफ़ कर कर दो। दो। यही ये तो क्या नहीं हो क्या सकता बात ना। की सर, ये बात आपकी बड़ी दिल को लगती है। और आप अक्सर मौक़ों पर ये जुमला कहते हैं, आप मिसाल देते हैं और आज भी आपने दिया। बिल्कुल सही है। और क्या आप किसी को कत्ल कर दें और कहें कि जी दिल चाह रहा था? नहीं, गरीब है। गरीब तो हैं और दिल भी चाह रहा था, क्योंकि सर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब जो दौर चल रहा है। सर ओवर स्पीडिंग और वन वे की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए आपका कोई मास्टर प्लान है? देखिए, वन वे को रोकने के लिए हम ड्रैगन टीथ खरीद रहे हैं, यानी कि जो स्टॉपर्स होते हैं वो अब अच्छे स्टेनलेस स्टील के आ गए हैं। वो इन द प्रोसेस हैं। तकरीबन हमने कोई 30 के करीब ऐसी जगह आइडेंटिफाई की हैं जहाँ से ज़्यादा वन वे वायलेशन होती है और वहीं पर हम कैमरे भी लगा रहे हैं। सही है। तो एक तो होगा फिजिकल बैरियर और फिर अगर उसके बावजूद भी पाँव रख कर कोई आकर जाना चाहे तो फिर होगी टिकट। टिकट ठीक आपको है। पता है वन वे वायलेशन की 25,000 रुपये है। तो आप देखें क्यों करते हैं आप वायलेशन? आप अपना सड़क देखें, जहाँ जा रही है वहाँ से आप आएँ यू टर्न लेकर। अगर आप यानी कि एक चंद 100 मीटर्स के बचाने के चक्कर में अपनी जान को खतरे में रख रहे हैं और 25,000 रुपये भी दे सकते हैं आप टिकट की सूरत में, तो आप बेहतर नहीं है कि आप 400-500 मीटर ऊपर से घूम कर आ जाएं? सही है। तो सर यहाँ पर शाह साहब एक बात बताएं, आपने अभी ट्रैफिक पुलिस सड़कों से बिल्कुल तकरीबन ना होने के मुतरादिफ है इस वक्त सड़कों पर, और जो मुकम्मल तौर पर जो है वो जो सिग्नल्स हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन सर जहाँ पर सिग्नल्स काम नहीं कर रहे, ख़राब हैं, वहाँ पर ख़राबी पैदा हो जाती है, ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर हम बात करें, जो पर अभी बहुत बड़ा जो मामला है, एक तो आपने बड़ा ज़बरदस्त सॉल्व किया था सर जब आपने ज्वाइन किया था, मुझे याद है, और उस वक्त भी हमने प्रोग्राम किया था और मैंने भी आपको काफ़ी ज़ोर दिया था उस बात पर, और आपने फाइनली उस पर जब एक्शन लिया तो वो आज तक नुमाइश चौरंगी इतनी क्लियर है, जी, जी। जबकि वो बॉटल नेक है। लेकिन लोग ये कहते थे कि बॉटल नेक हमेशा पैक्ड होता है, लेकिन आपने जब एक्शन लिया, मैं तो वो कैसे बॉटल नेक ख़त्म हो गया? अभी भी बॉटल नेक वही है, ज़मीन का साइज़ तो बढ़ा नहीं है, जी हाँ। लेकिन गाड़ियाँ इतनी फरावानी से गुजर जाती हैं। कैसे किया ये काम? आपने जी हाँ। पाबंद कराया। आपने वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस एहलकार को डिप्लॉयमेंट वहाँ पे उनकी कराई, उनको पाबंद किया कि भाई यहाँ गाड़ी नहीं रुकने देंगे। 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, अब सब आदी हो गए। हाँ, बिगड़ जाते हैं, ये कौम हमारी सर पता है, मैं नहीं कहूँगा वरना फिर ये बात मेरी पकड़ ली जाएगी, कि बहरहाल थोड़ा-सा जब डंडा चलता है ना तो फिर समझ में आता है सबके, तो वो आज भी क्लियर है। लेकिन सर अगर हम बात करें इस वक्त हम लियाकताबाद की, जो मार्केट वाली है, वहाँ पर एक ठीक है बस के लिए अलग लेन दे दी है, मार्केट में जाने वालों के लिए अलग आपने एक लेन दे दी है वहाँ पर। लेकिन सर इस वक्त बहुत प्रॉब्लम है, डाखाने के ब्रिज से लेके करीमाबाद का ब्रिज चढ़ने तक मैसिव ट्रैफिक जैम है। रोज़ाना की बुनियाद पर कोई दिन खाली नहीं जाता सर, कि अगर कोई एक दिन भी चला गया तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ज़िम्मेदार हूँ इस बात का। एक दिन जो है वो आपको नहीं मिलेगा ऑफिस टाइमिंग में। उसके लिए कोई सोल्यूशन मेरे पास तो है, मैं सजेशन दूंगा आपको अगर बेहतर लगे तो उस पर कोशिश कीजिएगा कि अमल दरामद हो जाए। मैंने पहले भी दिया था यहाँ पर, जब आपसे पहले इकबाल दारा साहब यहाँ थे तो मैंने उनको भी दिया था, उनको पसंद आया था, लेकिन बहरहाल वो चले गए, बाकी चीज़ें फिर जो है वो आगे बढ़ी नहीं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो लियाकताबाद 10 नंबर का ब्रिज है, उसके नीचे पथारे ठेले जो हैं वो बहुत मामलात को ख़राब कर रहे होते हैं। रिक्शा चिंची है वो, हालांकि रोड बहुत अच्छे हैं, खुले हुए रोड हैं, लेकिन सिर्फ उनकी वजह से वहाँ पे ट्रैफिक मैसिव हो रहा होता है। सर इसके ख़िलाफ़ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, नज़रसानी करनी पड़ेगी।
और जो वन वे करते हैं यहाँ पर लोग, वन वे की जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और अगर बिलखुसूस अगर हम बात करें करीमाबाद मार्केट की, तो सर वो तो ऑलरेडी जब हम आयशा मंजिल से आ रहे हैं नीचे मार्केट के लिए, वो ऑलरेडी इतना श्रिंक है वो रास्ता, क्योंकि मैं बार बार वहाँ पे जाके प्रोग्राम किया है मैंने, तो मुझे अंदाज़ा है। अब तो खैर वो खुल गया है, लेकिन वन वे की खिलाफ वर्जी वहाँ पर होती है। मैं ये कहूँगा सर शाह साहब कि वहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक पुलिस एहलकार को पाबंद करें। खौफ ख़त्म हो गया है, एटलीस्ट आप ट्रैफिक पुलिस को ये कहें जो रॉन्ग आ रहा है उसका चालान लाजमी करें वहाँ पर। और नो डाउट कि जी ट्रैफिक पुलिस एहलकार से अगर कोई उलझता है तो उसके लिए भी कानून में आप बिल्कुल उसको लेकर आएँ, कानून के कटहरे में लेकर आएँ। अगर कोई बदतमीज़ी करता है या कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर हाथ उठाता है तो कानून हरकत में आएगा और उससे माफ़ी हरगिज़ नहीं मिलनी चाहिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे शाह साहब, मामूलात ज़िंदगी जो है ना वो नहीं आएंगे रूटीन पे। देखिए मेरे ख्याल में जो आपने लियाकताबाद वाली बात की, जो शारा पाकिस्तान जी है, जी, शारा पाकिस्तान वो टच हो रही है जाके। जी हाँ, जी हाँ। तो वहाँ पर अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये जो फिरदौस मार्केट और लियाकताबाद मार्केट, एग्जैक्टली, फिरदौस जी, और नैरेंग के आमने सामने। एग्ज़ैक्टली यहाँ पर पता है इश्यू क्या है? इश्यू ये है कि ना इस रोड के नीचे एक सुरंग है, जिसमें मार्केट है। वो मार्केट इतनी कंजेशन उन्होंने पैदा कर दी है, गुल प्लाज़ा टाइप, जी जी। कि गुज़रने वाले के लिए जगह नहीं है। नहीं है। और औरतें ख़ास तौर पे जब रोड क्रॉस कर रही होती हैं, इतना ख़तरनाक रोड है वो, हम्म, तो वो ऊपर से कर रही होती हैं। वहाँ पर जर्सी बैरियर हुआ करते थे, वो इन्होंने हटा दिए हैं। जी और ये रोड जो जब क्रॉस करती हैं तो रोड पीछे पूरा जैम हो जाता है। बिल्कुल जैम हो जाता और इनके लिए रास्ता एक ही है, और फिर वहाँ से रक्शे भी आ रहे होते है। हैं बिल्कुल वन वे बिल्कुल है, तोड़कर। बिल्कुल। तो मैंने जो सोचा है कि इसका नीचे वाला जो ऑपरेशन करके, हम्म और जो सड़कों जो यानी सुरंग के अंदर दुकानदारों ने हम्म राहदारी के ऊपर हम्म, अपनी शॉप्स बढ़ाकर ले आए, बिल्कुल तो ठीक। इसको हम पीछे हटाएं। मैंने डीसी साहब से बात भी की है ठीक है। इसी रमज़ान में, जी हाँ, अभी ईद कमिश्नर के, साहब से आपकी मुलाकात जी हुई हाँ। है। तो अब इसको पहले हम करेंगे, फिर हम वहाँ जर्सी बैरियर्स लगाएंगे ताकि औरतें जो हैं रोड के ऊपर से क्रॉस ना करें। हम्म थोड़ा ही आगे एक ब्रिज है, हम्म, पेडिस्ट्रियन ब्रिज है, या वहाँ से जाएं या अंडरग्राउंड जो है ना सुरंग से जाएं। तो अगर जैसे हम हम इस पर सबवे कह कामयाब, सकते हैं, जी बिल्कुल। हाँ, जी हाँ, तो उसको अगर हम जो है इन्फोर्स कराते हैं, तो मैं ये समझता हूँ, और फिर रक्षों वालों के लिए भी जर्सी बैरियर होंगे ताकि वहाँ से वो यू टर्न करके उल्टा ना आए। तो बिल्कुल। फिर ये आपका रोड जो है ना आपको हर वक्त क्लियर मिलेगा। तो एग्जैक्टली। लेट्स वर्क ऑन इट, और आपका भी हम सोल्यूशन देखते हैं। तो जो बेस्ट पॉसिबल होगा, सून आफ्टर ईद जो है ना, आज 2-4 दिन के बाद इसको हम टेक अप करेंगे। इंशाल्लाह। और इसका एक सबसे आसान हल है, वैसे तो मैं आपको यही सजेशन देता, लेकिन आपने खुद ये बात कर दी। इसमें ये कि सर पेडेस्ट्रियन जो ब्रिज है ना, हाँ, वो जस्ट वो ब्रिज उतरते हुए ही शुरू हो जाता है वहाँ पर। अच्छा, वहाँ पर सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। वो जो ब्रिज है ना, वो ऑलरेडी उसमें जंग आलूद भी हो चुका है, तो लोग चढ़ने से भी डरते हाँ, हैं डरते हैं, कि बिल्कुल, गिर ना जाए वो। बिल्कुल। अच्छा, वो जिस जगह पर है वो उस जगह पर मेरे पॉइंट ऑफ से, यू आर द इंजीनियर, यू आर द मोस्ट एक्सपीरियंस बेटर देन मी, कि वो एक तो वो जगह ठीक नहीं है। वो जस्ट ब्रिज से उतरते ही जो है ना उन्होंने ब्रिज बना दिया। अगर गाड़ी जब ब्रिज से उतर रही होती है तो उसकी स्पीड दुगनी हुई होती है। यस। अब वहाँ पर गाड़ी रुकवा के कौन उस ब्रिज पे चढ़ेगा? तो आई थिंक कि वो जगह गलत है, उसका हाँ, इंतखाब हाँ, गलत है। हाँ, बिल्कुल। उस ब्रिज को वहाँ आगे नहीं होना होना चाहिए चाहिए, था। आगे होना चाहिए था। जहाँ से वो क्रॉसिंग करते हैं ना, वहाँ पर भी अगर आपने अगर बनाना है तो 2 बना दें, वरना जहाँ से वो आपने जिस चीज़ का ज़िक्र किया कि वो रास्ता है, वहाँ पर सबवे बन जाए कि वो जितने भी रोड क्रॉस करना है वो नीचे से ही निकल जाएँ, जी, दूसरी जी, तरफ जी। निकल जाएँ। ऊपर की जो मूवमेंट है वो होगी ही नहीं। यस। और वहाँ पर करनी है तो एक पेडेस्ट्रियन वहाँ पे बना दें ताकि उसकी सीढ़ियाँ नीचे रखें कि कोई मरीज़ या वटेवर कोई भी है, जो व्हीलचेयर वाला भी है ना, उस पे 2 स्ट्रैक बनाएँ। हाईवे पे बना हुआ है सोहराब गोट पर, हुँ, हुँ। बाइकें भी चढ़ जाती हैं, कोई हाँ, माज़ूर है हाँ। तो व्हीलचेयर भी चढ़ यस, जाता है। यस, यस, आप उस मार्केट में उस तरह से वो बना दें, मैं समझता हूँ कि नहीं होगा ट्रैफिक जैम। यस। अगर कोई आदत से मजबूर हैं लोग, अगर ये करें गलत काम तो वो एक अलग बात है, लेकिन रीज़न ख़त्म हो हाँ, जाएगा। वहाँ पर डेथ्स भी होती हैं पेडेस्ट्रियंस बहुत की। है, जी हाँ, जी बिल्कुल हाँ। है। नहीं, इस पे करते हैं हम, इंशाल्लाह। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर मैंने अगर ज़िक्र किया था पहले इकबाल दारा साहब से, तो उन्होंने बड़ा इस चीज़ को लाइक भी किया था, लेकिन बहरहाल उनके जाने का सिलसिला हो गया, फिर बात जो है वो, और ऐसे ही गालिबन ईद का टाइम था, ईद के अच्छा, बाद जो है फिर वो मामला जो है वो खटाई में चला गया। लेकिन बहरहाल सही। सर, मज़ीद वक्त जो है वो अब हमारे पास कम है, लेकिन मैंने बहुत वक्त ज़्यादा ले भी लिया है। ज़ाहिर है आज का मौका ऐसा है, मैं आपको जाने तो नहीं दूंगा। सिस्टम और करप्शन, ट्रैफिक पुलिस पर अक्सर रिश्वत के इल्ज़ामात लगते हैं, हकीकत क्या है? देखें, जो भी था एक माज़ी का भी एक जो है ना वो बाब है। जब मैं यहाँ आया तो मेरे लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज जो था एक्सीडेंट्स के बाद, वो
जो है ना करप्शन था। हम्म, रोज़ाना मुझे मैसेजेस वीडियोस आते थे। तो मैंने जब स्टडी किया तो उसका एक ही हल मुझे नज़र आया कि जब तक इनको हम डिस्क्रेशन देंगे टिकट रोड पे खड़े होकर करने की, हम्म, तो ये ख़त्म नहीं हो सकता। हम्म, जब हम इसको ऑटोमेशन में लेकर हम्म, जाएंगे और हम्म, टिकट जो है सिर्फ़ और सिर्फ कैमरों के ज़रिए हुआ हम्म, करेंगे, हम्म, तो इनके पास ऑप्शन ही ख़त्म हो जाएगा हमारे जो ऑफ़िसर्स ऑन ग्राउंड होते हैं। तो हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर दिखाया। हमें टाइम लगा 8-9 महीने, लेकिन आज की तारीख़ में मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि कोई भी ग्राउंड पे हमारी कोई टिकट इशू नहीं हो रही, नंबर 1। नंबर 2, जो पहले हमारे ऑफ़िसर 4-4, 5-5, 6-6 एक ग्रुप की सूरत में मोटर बाइक्स को रोकते थे, जिसमें उन बेचारों की खुद की भी यानी कि तज़लील हुआ करती थी। लोग सुनते नहीं थे, रुकते थे तो लड़ते थे। एक उनसे उनकी जान हमने छुड़वा दी और फिर अवाम की जान जो है इस तरह की एम्बुश से हमने छुड़ा दी। तो जो भी था मामला यहाँ पर ट्रैफ़िक पुलिस के अंदर करप्शन वाला, वो अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस फेसलेस ई-टिकटिंग सिस्टम, वो हमेशा के लिए दफ़न हो गया है। इसमें यानी कि कोई ऑफ़िसर नया आए, पुराना ही रहे, लेकिन अब सिस्टम इतना सरायत कर गया है, हमारे इतने अच्छे प्रोटोकॉल्स बन गए हैं कि ये हम्म, अब रिवर्स नहीं होगा। हम्म, तो ये एक अच्छी ख़बर है आवाम के लिए। आवाम ने ही ये इसकी शिकायत की थी और उनकी शिकायत को हमने पहले समझा, फिर माना, फिर उसके सॉल्यूशन निकाले और आज हम फेसलेस ई-टिकटिंग पर आए। बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत अच्छी तरह से इस हवाले से भी जानता हूँ कि सर जब आपने इसकी कोशिश की, इस पर इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश की, इस पर भी आपको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। जी, और मैं बरमला, मुझे कहने दीजिएगा, मैं बरमला इजहार करूँगा, मुझे बाहर से पता लगा, बाहर जो लोग माशरे में कहते हैं यार जी शाह साहब ने जी जो है ना वो धंधा बंद कर दिया हमारा। ठीक है, ये बातें हुई, आपने उस चीज़ पर गिरफ्त किया, आज आप उस चीज़ के लिए, मतलब मैं तो इस मामले में सल्यूट करता हूँ आपको कि ये इनिशिएट, और चूँकि कहने में आप और ब्लंट भी हैं, निडर भी हैं, तो सर ये थोड़ा सा बता दें कि ये आपने, ये क्या इनहेरिटेंट है, कहाँ से है, कहाँ से, वालिद से आई है, दादा से आई है, अम्मी से आई है, कहाँ से आई है? ये देखें जो निडरपन है ना सर, जो होना चाहिए वो है आपके अंदर, वो कहाँ से? देखें ये जो होता है ना जुर्रत, हम्म, वो ट्रेनिंग से नहीं आती। बिल्कुल, भले कितनी भी आप कुछ भी कर लें। पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग हाँ, करा लें, या हाँ, जो हिम्मत है, हाँ, या बहादुरी जिसे कह रहे हाँ, हैं, बहादुर आदमी सख्त फैसले कर सकता है। एग्जैक्टली। तो सख्त फैसले करने पड़ते हैं और फिर आपकी जिस तरह की रेप्यूट बन जाती है हम्म, अपने हम्म, पूरे करियर के अंदर, तो हम्म, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम्म, उस सोशल कैपिटल को, उस रेपुटेशनल जो आपका वेट है, उसको कैरी करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी होता तो है। इसी से ही फिर आपके स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर आती है और वहीं से आप ड्रॉ करते हैं वो एनर्जीज़ जो शायद हर बंदा नहीं कर सकता। हम्म, हम्म। सर एक चीज़ है, और वो है स्पिरिचुअलिटी। मेरा तो यकीन है, और यकीनन आपका भी है, कि जो अल्लाह के फरमाते हैं ना, जैसा आप गुमान करेंगे मैं वैसा अता करूँगा। जी अल्लाह हाँ। ताला फरमा रहे हैं आप जैसा गुमान करेंगे मैं वैसा अता करूँगा। तो ज़ाहिर है आपने सोचा होगा, आपको एक टास्क दिया आपने, अपनी जो आप अपनी जॉब से जब लॉयल होते हैं, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, लेकिन आपकी ये चीज़ बड़ी निकल कर सामने आई। जब आप आए तो मेरी भी आपसे मुलाकात हुई और हमने बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया। मुझे बड़ी हैरत हुई, एक इवेंट हुआ जब मुझे आया, मुझे पता ही नहीं, मैंने आपसे कहा, मैंने सर ये क्या हो रहा है? कह रहे हैं यार वो कर, मैंने तो आपको, मैंने कहा सर 2 दिन तो हुए, मैंने आपको बताया, आपने कर भी दिया। तो मुझे यकीन करें, मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हम डिस्कस करते रहते हैं अक्सर चीज़ों पर, बात कर रहे होते हैं, तो एक रफली एक हमने बात की थी। 2 दिन के बाद जब मैं ऑफिस से आ रहा हूँ तो ये सब चीज़ें काम हो रहा है, मुझे पता ही नहीं। शाम में सर से मुलाकात हुई, मैंने कहा सर ये क्या करें? हाँ तुमने कहा था ना, मैंने इनिशिएट ले लिया। तो मैंने कहा सर बड़ी तेज़ी से आपने दिखाई, और आपने वाकई बहुत तेज़ी दिखाई, और आपने इनिशिएट लिया। तो ये हर शख्स के होते हैं, लेकिन कम में आटे में नमक के बराबर जो ऐसे ऑफिसर्स हैं जो फ़ौरन इनिशिएट लेते हैं, कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसको फ़ौरन उस पर चले जाते हैं, और काम करना चाहिए। सर अगर कोई शहरी पुलिस एहलकार की शिकायत करना चाहे तो वो उसका सबसे मौसर तरीक़ा क्या है, कैसे करेगा वो? अब तो हमने एक मोबाइल व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। ठीक है। उस मोबाइल व्हाट्सएप नंबर का मकसद ही यही है, हुँ, जो आपको स्क्रीन पर अभी दिखेगा, कि आप इसको देख लें। इसमें आपने कोई ये नहीं पूछना कि भाई सड़क कहाँ है, कैसी है। हुँ, आप शिकायत करें या हुँ, अपने इलाके में अगर कोई कंजेशन परमानेंट है उसका हल भी दें। हुँ, हम इंशाल्लाह आपको इम्प्लीमेंट करा कर देंगे। तो पुलिस की करप्शन का मामला हो, आपको कोई बेजा रोक रहा है, आपको कोई परमानेंट किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई इलीगल पार्किंग आपके इलाके में हो रही है, हुँ, आप वीडियो बनाएं, फ़ोटो खींचें,
और उस व्हाट्सएप पर भेज दें। वॉइस नोट भी कर सकते हैं, सिर्फ़ कॉल नहीं कर सकते। तो वो हमारी टीम है जो उसको देख रही होती है। आप उस पर अपनी चीज़ें भेजें, इंशाल्लाह आप देखेंगे फ़ौरी एक्शन होगा। बिल्कुल ठीक है, फौरी एक्शन होगा और जो नंबर है वो बिल्कुल आपको ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से मिल जाएगा और मेरी स्क्रीन पर भी आप देख सकेंगे और इस वक्त देख भी रहे होंगे। और अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मेंशन हुआ हुआ है। थोड़ा सा हम इस जॉनरा से अब बाहर निकलेंगे, थोड़ा सा हम बड़ा सीरियस नोट पर हमने बात कर ली है, तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि अब दिलचस्प और अनोखे जो सवालात हैं ना उस पर भी हम चले जाते हैं। सर, आपके करियर का सबसे अजीब या मज़ाहिया ट्रैफ़िक वाक़या कोई रहा है, जिसको आपने बड़ा हाँ, एन्जॉय किया हो? मैं जब एएसपी था तो पंजाब में मेरी पोस्टिंग थी। हाँ, मैं डीएचए में रहता था अपनी खाला के यहाँ। हाँ, वहाँ से मैं निकला, कार में चला रहा था, तो आगे से ऐसे जैसे मैंने बताया ना एम्बुश करते हैं, हाँ, यकदम से पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले आ गए। हाँ, तो मैंने पहले अपना तारुफ़ कराया तो उन्होंने बोला, सर देखें आप जो भी हैं हुँ, वो तो ठीक है, लेकिन जो है ना आपने रेड जंप किया है लाइट को, तो रेड लाइट को जंप किया है। तो वो मैंने किया था वाक़ई। मैंने कहा हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब मसले का कहते हैं सर, अब देखें आप हमारे बड़े अफ़सर हैं हुँ, और आप कह रहे हैं कि आप अफ़सर हैं। वो मैं यंग सा था ना, तो लेकिन सर बस ठीक है, हम जो है ना बस वो चाय-पानी तो मैंने वो चाय-पानी फिर उनको दिया और उस ज़माने में शायद मुझे याद नहीं है 50 रुपया था या 100 रुपया होगा। तो उन्होंने सैल्यूट भी किया और मैं भी चला गया। तो ये देखिए ना, पहले ये डिस्क्रेशन होती थी इनके हाँ, पास, वो हमने ख़त्म की है। हाँ, इससे क्या होता है, एक आपका ना डिपार्टमेंट के ऊपर एतमाद ख़त्म हो जाता है। हुँ, आप एक बंदा अपने तईं कुछ ना कुछ कर रहा होता है, हुँ, वो उससे पूरे डिपार्टमेंट को डेंट लगता है, हुँ, उसकी रेपुटेशन के ऊपर। तो अब उसको मेरे ज़हन में ये भी एक किस्सा होता था जब मैं यहाँ आया। मैंने कहा यार देखो किस तरह से उसने जो है ना मुझे ब्लैकमेल करके पैसे ले लिए। टिकट दे देता, चलो मैं आज उसको पॉज़िटिवली पेश कर रहा होता, हाँ, लेकिन टिकट उसने नहीं दिया मुझे, हाँ, उसने चाय और पानी लिया। तो उस चाय और पानी को मैंने ज़हन में रखा हुआ था और देखें अभी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया सारी चल पड़ी है इस फेसलेस पे। मैंने कोई नई चीज़ नहीं की, हुँ, मैंने तो बस एक कॉपी पेस्ट किया, सिस्टम इधर आके लगा दिया हुँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रो करेगा। ये जब जैसे-जैसे फैलेगा पूरे कराची के अंदर, आप देखेंगे कि डिसिप्लिन भी आएगा, लोग रूल ऑफ लॉ को मानेंगे भी। हुँ, और फिर जब एक दफ़ा आप रोड हुँ, के ऊपर रूल ऑफ लॉ को मानते हैं ना, तो फिर आपकी पूरी ज़िंदगी में वो चीज़ ढल जाती है। हुँ, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह। कराची के कौन से इलाके हैं जिनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ड्राइविंग होती है, क्या समझते हैं आप? देखें ये फ़ेज़ 8 है। फ़ेज़ 8 में बहुत ज़्यादा नौजवान जो लड़के हैं हमारे, वो गाड़ियों को चलाते हैं, स्क्रैचेस मारते हैं। उनके हुँ, ऊपर भी हमने ड्रोन यूनिट बनाया है, हुँ, जो उनको टिकट इशू करता है। वो बहुत बड़ा टिकट है, 1 लाख रुपए का है। हुँ, तो उनके साथ भी हमारा यही मुकालमा चलता रहता है मीडिया के थ्रू कि हुँ, आप अपने बच्चों को गाड़ियाँ ना दें, हुँ, वन व्हीलिंग ना करें, हुँ, वो जो है ड्रिफ्टिंग ना करें। हुँ, तो अगर करेंगे तो फिर इतने हेवी-हेवी चालान्स हैं कि हुँ। आप उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है जनाब। और प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है, बस हम आखिरी आखिरी लम्हात हैं, तो मैं चाहूँगा कि कुछ बड़े दिलचस्प सवालात हैं उस पर हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करें। सर, ये बताइएगा कि अगर आपको कराची की ट्रैफ़िक ठीक करने के लिए सिर्फ़ 3 फ़ैसले करना हों तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं सारी गाड़ियों की फ़िटनेस जो है वो 100% अमल करवाऊँगा। गाड़ियाँ ठीक हो जाएँ। ये मोटरसाइकिलें पुरानी, ये क डंपर पुराने, हुँ, सब बस या ठीक हों, नए हों या नहीं हों, पहला फ़ैसला। ठीक है। दूसरा फ़ैसला कि आपने जितने भी आपके सिग्नल्स हैं, उन सबको मैं ऑटोमेट कर दूँगा। यानी कि वो 60 सेकंड का तो 60 पे चले नहीं, वो जब खाली होगा तो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है। और उसको फिर ऑटोमेट करने के साथ-साथ उसको हम कैमरा लगाएँ। और तीसरा, मैं साउदर्न और नॉर्दर्न बाईपास हुँ, ये पोर्ट तक लेकर जाऊँगा ताकि बड़ी गाड़ी शहर में आए ही ना। और चौथा फ़ैसला जो बहुत ज़रूरी है, वो है कह दें आज। वो जो है ना पानी जो है ना वो टोंटियों में पहुँचाऊँगा। वाह! तो तो मेरे आपका टैंकर का माफिया खत्म हो जाएगा। ये जो है ना टैंकर जो चल रहे हैं ना 3-4 हज़ार। सर देख लें आप क्या कह रहे हैं। आपका तो बाहर निकलना मुश्किल ना हो जाए, तो ये जो है ना क्योंकि ये अभी तभी आपने घर भी जाना है। नहीं, नहीं, देखें आपने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मुझे दी तो एग्ज़ैक्टली, आई वुड लाइक एग्ज़ैक्टली। टू। नहीं, नहीं, बिल्कुल आपको कहना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव द पावर और उसका इस्तेमाल जहाँ कहीं गलत होगा तो
आप पर करना वाजिब है और आप बिल्कुल उस पावर का इस्तेमाल करना चाहिए और करेंगे आप इंशाअल्लाह। अगर कोई राह रास्त पर नहीं आता है तो वो ज़ाहिर है कानून जब हरकत में आएगा, और कानून जब हरकत में आता है तो फिर हम और आप सब समझ सकते हैं, इसलिए कानून से ज़्यादा भिड़ना नहीं चाहिए। खैर सर, क्या समझते हैं आपके ये मसले जो हैं, मसाइल जो हैं, वो क़वानीन का है या अवामी रवैये का है? अगर अवामी रवैये का है तो अवामी रवैये का अमल किस हद तक है तो सर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब आप माहौल देते हैं ना और कानून जो है सबके लिए बराबर कर देते हैं, अक्रॉस द बोर्ड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, फेयर होता है, तो लोग उसको मानते हैं। जब आप उसके अंदर डिस्क्रिशन लेकर आएंगे, अनफेयर होगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा और अमीर के लिए होगा, गरीब को फील होगा कि मेरे ख़िलाफ़ है, तो वो कभी भी उस पर अमल नहीं करेंगे। तो मामला जो है ना हमारी ट्रैफिक पुलिस का कुछ ऐसा ही था कि मोटर बाइकर समझते थे कि ये सारा नज़ला हमारे ऊपर है, रक्शे वाले समझते थे कि ये सारा नज़ला हमारे ऊपर है, और जो फॉर्चूनर है, जो मर्सिडीज़ है या जो ऑडी है, उसको कोई रोकता नहीं था। तो एक तकलीफ़ होती थी लोगों को, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास घराने से हूँ, हमें भी फील होता था कि यार नहीं, ट्रैफिक पुलिस इज़ ओनली फॉर सर्टन काइंड ऑफ पीपल, उनको फैसिलिटेट करने के लिए। और जब से फिर हमने अक्रॉस द बोर्ड फेयर ट्रांसपेरेंट निज़ाम लेकर आए, आप यकीन करें सबसे ज़्यादा जो टिकट हो रही है ना बड़ी गाड़ियों को हो रही है, सबसे ज़्यादा टिकट जो हो रही है ना, या मतलब हम उसको जीप कहते हैं, जीप में हर तरह की गाड़ी आ जाती है, लैंड क्रूज़र आ जाती है, तो उनको सबसे ज़्यादा टिकट हो रही है, फॉलोड बाय कार्स। थर्ड नंबर पर ना मोटर बाइक्स आ रही हैं, और पिछले सिस्टम में हर चौक पे आपको मोटरसाइकिल ही दिख रही होती थी खड़ी हुई है, तो सबसे ज़्यादा टिकट ही उसको होता था। आप निकाल के देख लें पिछले साल से पिछले साल का टिकट के अमाउंट और नंबर, और इस साल का, इस साल आपको मोटरसाइकिल 4% नज़र आएंगी, और पिछले जो यानी सिस्टम से पहले जो मैनुअल सिस्टम था उसमें इनकी तादाद थी 28%, तो कहाँ 4% रह गए ये। बताएं तो ज़रा। आप फिर भी मोटर बाइकर समझते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती है। भाई आपके तो फेवर का ये सिस्टम है, बस आप जल्दी से अपनी नंबर प्लेट लगा लें और हेलमेट पहन लें, और इंशाल्लाह आप भी सेफ़, हम भी खुश, सिस्टम भी नाकाम, क्योंकि जब आप वायलेशन नहीं करेंगे तो टिकट भी नहीं आएगा आपको। इसका मतलब है सिस्टम को नाकाम बनाना अब शहरियों का काम है, लेकिन इन अ पॉजिटिव मैनर। हाँ, उनका मकसद ये है। आप इनकी अब बात को कहीं और ना ले जाइएगा, इनको गलत नहीं समझिएगा कि आपने पता लगा कि वो ट्रैफिक डीआईजी साहब ने तो ये कहा था, तो डीआईजी साहब ने ये नहीं कहा था। डीआईजी साहब ने ये कहा कि आप अपने अमल से, पॉजिटिव अमल से आप इन चीज़ों को बेहतर करें ताकि आपका चालान ना हो और ये सिस्टम फेल हो जाए। सर ऐसा ही है? यस, बिल्कुल। मैंने वजाहत कर दी है, ठीक है, तो अब आप इसको ये ना लीजिएगा, क्योंकि ये तो आपने बता दिया जनाब। अच्छा, नौजवान नस्ल को ट्रैफ़िक क़वानीन का पाबंद बनाने के लिए करना क्या चाहिए? मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस सेशन होने चाहिए इंस्टीट्यूट में, कॉलेजेस में, स्कूल की सतह पर होने चाहिए। ये मेरा ख़्याल है कि देना चाहिए बच्चों को, बच्चों से स्टार्ट करें और यूनिवर्सिटी लेवल तक जाएं। ये नहीं कि यार वो बड़े हैं उन्हें कौन बताए। मैं समझता हूँ उन्हें बताना चाहिए। आपकी क्या राय है? बिल्कुल, एक करिकुलम का हिस्सा हो। एग्जैक्टली। वो हमारे हर बच्चे, 2 3 4 5 जमात के बच्चों को थोड़ा हर साल, यानी कि एक दो चैप्टर पढ़ाए जाने चाहिए। सोशल स्टडीज़ में हो या सिविक सेंस में हो, सिविक्स में हो, ये पढ़ाए जाने चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे जब बाहर देखते हैं कि कानून फॉलो हो रहा है और वो खुद भी पढ़े होते हैं, तो फिर जब वो बड़े होते हैं तो वो भी लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स होते हैं। बिल्कुल ठीक है। शाह साहब, क्या आप कभी खुद ट्रैफिक में फंसे हैं और उस वक्त आपने कोई क्या महसूस किया है? सही सही बताइएगा सर। एक्चुअली ना मैं कोशिश करता हूँ कि प्राइवेट गाड़ी में जाकर ट्रैफिक में फंस ही जाऊँ, क्योंकि जब आप फंसते हैं ना तो आपको मसले नज़र आते हैं, और फिर आप उसको सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, वो गाड़ी ले आते हैं, हम दोनों फिर निकल जाते हैं, और फिर हम फंस के एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं कि ये क्या इशू है। जैसे मैं फिरदौस मार्केट वाला, मैं फंसा 2-3 दफ़ा, तो मुझे समझ आई कि हाँ, इसका मसला यही है। जो औरतें रोड क्रॉस कर रही हैं, बच्चे, तो रोड गाड़ियाँ रुक जाती हैं। इसी तरह हमने जो है सोराब गोट चौरंगी पे मैं फंसा, तो वहाँ पे अक्सर फंसता था हैदराबाद जाते हुए, जैसे ही, तो वो भी फिर हमने ख़त्म करा दी। सर वो राउंड अबाउट बड़ा प्रॉब्लम करता था, वो बंद हुआ। इस तरह के ना हम इनिशिएटिव लेते हैं, फंसने से मसला हल होगा। अगर आप वीवीआईपी प्रोटोकॉल में चलते रहेंगे तो आपके लिए तो कराची जो है ना वो एयरपोर्ट का रनवे होगा, तो आपको मसला ही नज़र नहीं आएगा। जो मसला नहीं आ रहेगा तो हल भी नहीं निकलेगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा शाह साहब, ये बताइए, आपको इस ओहदे पर सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या लगती है? असल में मैं तो, मुझे लगता है कि मैं इसको एंजॉय करता हूँ। इसमें मेरी जितनी भी सलाहियतें हैं ना सोचने की, वो यूज़ हो रही होती हैं।
और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कभी-कभी ये तकलीफ़ होती है कि चीज़ें जब हम मूव करते हैं ना, उसमें टाइम लगता है, क्योंकि वो हुँ, है सरकारी काम ही ऐसा होता है, स्लो चलता है। तो उसमें थोड़ा-सा मुझे होता है कि कोफ्त हुँ, होती है कि यार हुँ। ये शायद जल्दी हो जाए, 1 हाँ, दिन में हो जाए, हाँ, हाँ। तो वो चीज़ नहीं होती। फिर आपको ना हुँ, सब्र करना होता है हुँ। कि भई अगर कोई चीज़ आपने प्रपोज़ की है, तो अल्टीमेटली उसका फाइनल शेप आने में 2-3 महीने लग जाते हैं। लेकिन बहरहाल यूज़्ड टू हो गए हैं हम भी। बिल्कुल ठीक है। सर, क्या आपके घरवाले भी आपको ट्रैफ़िक कानून पर कभी लेक्चर देते हैं? मेरे कभी जो हुआ बच्चे ऐसा? हैं ना, मेरे बच्चे जो थे ना, बड़े खुश हाँ, हुए जब उन्हें हुँ, पता लगा कि सीट हुँ, बेल्ट बाबा की वज़ह से लोग बाँध रहे हैं। हुँ, तो वो मिक्स किस्म का ना माहौल होता था घर में। हुँ, मैं जाता तो बेटियाँ मुझे कोई डाँट रही होती थी, तो कोई बड़ी खुश हुँ, थी, आपस में लड़ती थी, नहीं-नहीं हुँ, अच्छा किया बाबा ने। तो इस तरह से यानी कि छोटे हुँ, बच्चे हैं ना, वो तो यही समझते हैं कि मैं कर रहा हूँ। हुँ, तो होता तो पीछे पूरा सिस्टम ही है। तो लेक्चर तो नहीं मिले, लेकिन ये है कि मिक्स किस्म की ना रिएक्शंस मिले। हुँ। रिएक्शंस आते हैं ना हाँ, सबसे हाँ, ज़्यादा, बिल्कुल आते हैं। और वो यकीनन बेटियों ने ज़्यादा दिए होंगे। हाँ, हाँ, बेटियाँ जो बड़ी हैं हाँ, वो वहीं से काफ़ी। ज़्यादा आते हैं, वहीं से हमें फिर बचना भी पड़ता है ना, कभी-कभी बड़े ज़बरदस्त बाउंसर आ जाते हैं बेटियों की जी हाँ, तरफ जी से। हाँ। तो मैं भी अक्सर इसी तरीके से बच जाता हूँ कभी-कभी, लेकिन खुद को जानबूझ के फँसा देता हूँ, क्योंकि वैसे सर एक बात बताऊँ, बेटियों के सामने खुद को हार देने में जो मज़ा है ना, वो एक बाप को उससे ज़्यादा मज़ा कहीं और नहीं बेशक, आता। बेशक। सब कुछ होते हुए भी हम अपना सब कुछ हारते हैं, और बेटी ऐसी चीज़ अल्लाह ने अता की है। बहरहाल जनाब, प्रोग्राम का वक्त ऑलमोस्ट जो है वो अपने अख्ताम को पहुंच चुका है, और सर जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। कभी ऐसा लम्हा आया है कि जब आपने अपनी जॉब पर फ़ख्र के साथ साथ जज्बातीपन कभी महसूस किया हो आपने? जज़्बात तो देखें ना दोनों तरफ होते हैं, हाँ, पॉज़िटिव भी और नेगेटिव भी। हाँ। तो कभी लगा हो मैं कि यार मैंने कहाँ, मतलब मैं, अगर मैं डीआईजी ट्रैफ़िक नहीं होता तो मैं क्या होता? मुझे यार होना चाहिए था वहाँ। कभी नहीं, ख़्याल? नहीं, मैं जो भी हुँ, जॉब पे होता हूँ ना, हुँ, जो भी पोस्टिंग होती है, मैं उसको फुल्ली एन्जॉय हुँ, करता हूँ, हुँ, पूरा टाइम देता हूँ, हुँ, ईमानदारी से मैं काम करता हूँ, हुँ, और जो टाइम बच जाता है, वो मैं अपने निजी काम और मेरी फैमिली, हुँ, उनको टाइम देता हूँ। हुँ, कभी-कभी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं भी हुँ, बचता, हुँ, तो बस ये है कि ट्रैफ़िक में मुझे टाइम बच जाता है सैटरडे का, हुँ, संडे का, तो मैं उसमें फैमिली को पूरा टाइम दे पा रहा हूँ। हुँ, तो मुझे ये जो पोस्ट है ना, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट्स, कि जहाँ पर आप अपनी सलाहियतों का भी भरपूर तरीके से हुँ, इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ हुँ। फैमिली को भी देने को टाइम बच जाता है। मैं यहाँ पर विटनेस हूँ, प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हो गया। जाते-जाते मैं एक विटनेस के तौर पर मैं एक बात करूँगा। पीर मोहम्मद शाह साहब के वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ग़ालिबन मुहर्रम के दिन थे सर। जी हाँ। वेरी नेक्स्ट डे पीर मोहम्मद शाह साहब नुमाइश औरंगी पर मौजूद थे, और हायर ऑफिशियल्स के साथ उनके विज़िट्स थे, वो कर रहे थे। जिनके वालिद का इंतकाल हुआ, और वो अपनी ड्यूटी से इतना लॉयल बंदा, मतलब साबित कर दिया ना, वो बंदा वहाँ मौजूद है। इसके अलावा कुछ बचता नहीं है। ये जाकर आप देख सकते हैं, पिछले साल मुहर्रम की चीज़ें आप देख सकते हैं, अगर वहाँ पे सैयद पीर मोहम्मद शाह साहब नुमाइश चौरंगी पर या दीगर और जगहों पर नज़र आए। वेरी नेक्स्ट डे की बात कर रहा हूँ, स्वयं के बाद की बात नहीं कर रहा सर। वेरी नेक्स्ट डे था सर। जी हाँ। आप आए, आप गए भी और वापस भी आए, ड्यूटी भी ज्वाइन की। किस तरह मैनेज कर रहे थे सर? मैं बस जाते जाते, क्या कैफियत होगी सर? बड़ा मुश्किल टाइम था वो, क्या, और हाँ, यानी कि सोएम भी होना था, बिल्कुल होना था। और ये ड्यूटी भी ऐसी थी कि इसमें मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं हम्म, इस बहाने से जाऊँ ही ना। हम्म, तो बहरहाल बड़े हैवी हार्ट के साथ मैं गया, और हम्म, मैंने पूरा दिन ड्यूटी भी की, हम्म, और फिर वापस आके अगले दिन सोएम किया। तो बहरहाल इट वाज़ अ टफ डे हम्म। ऑफ माय लाइफ। और औलाद के लिए ये ठीक है, वो एक ऑफिसर हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन सर वालिद का इस दुनिया से चले जाना, इससे बड़ी बात होती है, जो ज़ाहिर है एक फीलिंग्स है, वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। बहरहाल जनाब, आपको एक बार फिर आपका बहुत थैंक शुक्रिया यू, कि आपने थैंक बड़े यू। कीमती वक्त में से वक्त दिया। ईद सिर्फ खुशियों का नाम नहीं है, बल्कि क़ुरबानी और ज़िम्मेदारी का भी है। ये आज आपने देख लिया कि आज ईद के दिन इतना सारा वक्त दिया हमें पीर मोहम्मद शाह साहब ने, और आज हमने जाना कि सिर्फ एक ऑफ़िसर बल्कि एक इंसान भी हैं जो अपनी ईद को भी आवाम की खिदमत में गुजार देते हैं। मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सैयद पीर मोहम्मद शाह साहब का कि वो तशरीफ़ लाए, इतना वक्त आपको दिया, मुझे दिया।
मेरी जानिब से और पीर मोहम्मद शाह साहब की जानिब से आप तमाम देखने वालों, तमाम सुनने वालों, बिलखुसूस सिंध पुलिस एफएम 88.6 के व्यूवर्स एंड लिसनर्स को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। सर, आप भी मुबारकबाद अगर कहना चाहें प्रोग्राम का अख्ताम, और आपके व्यूज़ बड़े मानी खेज़ होते हैं, तो मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम का जो अख्ताम है आज आप करें। जी, बिल्कुल, थैंक यू बासित। और आज का दिन खुशियों का दिन है। मैं जैसे शुरू में कहा, खुशियाँ तब होती हैं जब आप अपने से कम लोगों में उसको बाँटें, उनकी खुशियों का बायस बनें। आप अपने इलाके में देखें कौन से लोग हैं जिनको जो नए कपड़ों से महरूम हैं, जो शायद सवियाँ नहीं खा पा रहे और उनके पास खाने को प्रॉपर नहीं है, तो उनके साथ आप अपनी ईद मनाएँ। और इसी को केयर और जो है ना लव कहते हैं। और यही वो सबक है जो कि इस्लाम हम सबको सिखाता है। आप सबको मेरी तरफ से, ट्रैफ़िक पुलिस कराची की तरफ से बहुत-बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।